हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू चैनल। तो आज हम मॉर्फोलॉजी का वन शॉट देखेंगे। बेसिकली इसमें जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हमें एनसीईआरटी से ही बेसिकली कवर करना है, तो हम इसमें सीधा एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। तो एग्जांपल्स हमें कुछ एक्सटर्नल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एनसीईआरटी आती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें बस फालतू का ज्ञान दिया, तो आपको मेक श्योर कि जब आप इसको रिवाइज करें तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली होता क्या? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं लिविंग किसी भी प्लांट्स के या व्हाट एवर इट इज। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स के आगे फर्दर दो क्लासेस हैं, एक है मोनोकॉट, एक है डाइकॉट। ठीक है, ये हो गया। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है ना, देखो हम रूट की बात करें अगर, तो जो एम्ब्रियो है, मान लो ये एक सीड है, जो भी एम्ब्रियो है, तो ये जो है ना उसका, ये मान लो उसका रेडिकल पार्ट है, दिस वन इज प्लेम्यूल पार्ट। जो रेडिकल है उससे रूट निकलती है। ठीक है, और जो हमारा प्लेम्यूल है उससे निकलती है शूट। ठीक है, जो हमारा प्लेम्यूल है उससे निकलेगी शूट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आर से ही रेडिकल है, और जो हमारा, जब हम सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेडिकल कहाँ पे है बेसिकली, और आर से ही रूट बन जाएगा। ठीक है, तो रेडिकल से जो है वो रूट ओरिजिनेट होगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, यस, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो रूट्स की बात सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है एक, हमारे जो सिलेबस में रूट दे रखी है उन्होंने, एक दे रखी है टैप रूट। ठीक है, एक दे रखी है फाइब्रस रूट। ठीक है, और एक हमारी दे रखी है उन्होंने एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब अच्छा देखो, जो टैप रूट होती है ना वो क्या होती है, मान लो हमारी एक प्राइमरी रूट है, मेजर प्राइमरी रूट है, वो हमारी सॉइल के अंदर जा रही है। अब उससे कुछ लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं जिसका नाम उसने सेकेंडरी रूट डाल दिया। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी मिलके हमारा टैप रूट सिस्टम बनाती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है कि इसमें प्राइमरी रूट जो है ना वो जाती है, और प्राइमरी रूट ग्रोज इनसाइड द सॉइल। ठीक है ना, तो ये टैप रूट सिस्टम होता है। बेसिकली जो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है वो डाइकॉट्स में देखा जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड। ठीक है, अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ फाइब्रस रूट का और एडवेंटिशियस रूट का। हम इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट्स। ठीक है, द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, कि प्राइमरी रूट जो है वो रेडिकल से निकल रही है, फिर वही ग्रो हो रही है सॉइल के अंदर, फिर वो जब लेटरल रूट्स बियर करती है तो उसको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर फर्दर। ठीक है, सेकेंडरी से टर्शरी निकलेगी, और वो सब सिस्टम प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स जो निकलेंगी वो उसकी ब्रांचेस हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट द टैप रूट सिस्टम। ठीक है सर, टैप रूट सिस्टम होगा वो, एंड वो देखिए किसमें जाती है, मस्टर्ड में जाती है। अब देखो भाई, हम यहाँ पे जब भी, अब फ्लावर की एग्जाम्पल्स आपने पढ़ी होंगी वो थोड़ी टफ होती हैं, तो हम कुछ निमोनिक्स यहाँ पे कोड करते जाते हैं। मस्टर्ड की जब हम निमोनिक्स देखेंगे तो वो मस्त होगा। ठीक है, मतलब अभी तो मस्टर्ड को याद करने के लिए तो निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब हम फ्लावर को पढ़ेंगे तो मस्टर्ड जहां भी आएगा वहां मस्त का निमोनिक्स यूज करेंगे। निमोनिक्स बताऊंगा मैं लास्ट में। ठीक है, अब हम फाइब्रस रूट की बात करते हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट में जो प्राइमरी रूट होती है ना, सबसे पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी रूट है ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, मतलब बड़ी बड़ी रूट से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से, ये बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीधा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जो हमारी फाइब्रस रूट है ना वो बेस ऑफ स्टेम से जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब जो हमारी फाइब्रस रूट है वो होती है मोनोकॉट्स में। ठीक है, मोनोकॉट्स की एग्जांपल हो गई वीट। वीट सबको पता है कि मोनोकॉट है भाई। और भी इसमें एग्जांपल पूछी जा सकती है, किसी भी मोनोकॉट का नाम दे दिया, बोलो बताओ भाई इसमें कौन सी रूट है, तो पता चले उसमें फाइब्रस रूट आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया कि जनरली जो रूट है वो रेडिकल से निकलती है। ठीक है, अब जनरली रूट जो है वो रेडिकल से निकलती है, पर अगर वो किसी और पार्ट से निकलेगी एक्सेप्ट देन रेडिकल, तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोल देंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इन सम प्लांट्स, इसकी एग्जांपल्स आ गई ग्रास, मॉन्स्ट्रा और बनिहन ट्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। ठीक है, अदर देन द रेडिकल से अगर हो रही है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन दे रखे हैं रूट के, तो कुछ तो आपको पता ही होंगे कि जैसे रूट्स किसके लिए होती है यूजुअली, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल के लिए। आप कुछ पॉइंट्स का यहाँ ध्यान रखना कि एनकरेज ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है, स्टोरिंग, रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करती है, और सिंथेसिस करती है पीजीआर के, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम एक बार समराइज कर दें इसको। तो ये बेसिकली हमारी टैप रूट है।
ये हमारी फाइब्रस रूट है और ये हमारी एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा टैप रूट। टैप रूट क्या होती है? टैप रूट हमने देखा पहले, तो सबसे पहले बात आती है दिमाग में कि ये डाइकॉट्स में होती है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, डिटॉस लिख दिया, सॉरी इसके लिए, कोई बात नहीं, तुम समझ दोगे ना। अच्छा, डाइकॉट्स में होती है बेसिकली, तो इसकी एग्जांपल मस्टर्ड। ठीक है सर। टैप रूट क्या होती है बेसिकली? टैप रूट वही होती है कि मेजर रूट जो उसमें होती है वो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट ही उसके नीचे जाएगी, सॉइल में जाएगी, और वो उसकी ब्रांचेज जो है ना फर्दर निकलेंगी और वो सिस्टम मिलकर बनाएगा टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट की सिस्टम की बात करें तो मेन बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती है इसकी रूट्स, और जो फाइब्रस रूट होती है ये बेसिकली मोनोकॉट्स में होती है। ठीक है सर। मोनोकॉट्स में इसकी एग्जांपल जो हो जाएगी हमारे पास वीट। ठीक है, और हमारी उसके बाद एडवेंटिशियस रूट है। एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट में हम देखते हैं कि इसमें वो होती है जो रूट अदर देन रेडिकल से निकले, मतलब रेडिकल से रूट ना निकले। वैसे यूजुअली रूट जो है वो रेडिकल से निकलती है, पर अगर रेडिकल से ना निकले ना तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब एडवेंटिशियस रूट की एग्जांपल है ग्रास, बेनियन ट्री। भाई साहब राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना तुम लोग। ठीक है, अच्छा, बेनियन ट्री के बाद इसकी एक और एग्जांपल होती है, उसकी एग्जांपल होती है मोनेस्ट्रा। इसकी एग्जांपल होती है मोनेस्ट्रा, यस, MONESTRA। ठीक है, तो ये सब हमारे रूट सिस्टम कवर हो गए। इतना ही एनसीईआरटी में लिया, इससे फालतू तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी मॉर्फोलॉजी है स्पेसिफिक वो एनसीईआरटी से ही आती है। ठीक है, तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि रीजन ऑफ रूट क्या होते हैं। देखो भाई, रीजन ऑफ रूट की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर हम एनसीईआरटी से भी एक बार रीड लगा लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा नीचे वाला रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रूट कैप होती है इस तरह से। ठीक है, ये रूट कैप हो गई हमारी। ठीक है भाई, अब रूट कैप के ऊपर ना एक छोटे छोटे बिल्कुल उसके थोड़ी सी ऊपर एक रीजन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पर बहुत डेंस होते हैं, देखो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, और इनमें जो है वो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म जो है वो बहुत डेंस है। ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्म, और ये थिन होते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक रीजन आएगा, रीजन ऑफ इनॉगेशन। इनॉगेशन मतलब जो उसकी इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है जहाँ पे डिवीजन हो रही है एक्चुअली। ठीक है ना, जो रीजन हाईली डेंस है, डिवाइड कर रहा है रैपिडली। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, ENOGLATION। ठीक है, फिर रीजन ऑफ इनॉगेशन के ऊपर आएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे मेच्योर सेल्स होंगे, और बेसिकली एपिडर्मल सेल्स के जो है हमारे रूट हेयर्स भी आ जाते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली रूट हेयर जो है वो किस जोन, किस रीजन में होते हैं, तो वो रीजन ऑफ मैचुरेशन में होते हैं। ठीक है, रीजन ऑफ मैचुरेशन के जस्ट नीचे इनॉगेशन होगा। ठीक है, इनॉगेशन के नीचे मेरिस्टेमेटिक होगा, और तुम इसको नीचे उसके नीचे रूट कैप होगी। ठीक है, तो अब इसको एक बार एनसीईआरटी से भी रीड लगा लेते हैं, क्या दिया हुआ है भाई साहब एनसीईआरटी माता ने। देखो, रीजन ऑफ रूट कैप, ए रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स। ठीक है, एट ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। वो बेसिकली रूट कैप प्रोटेक्शन के लिए होती है टेंडर एपेक्स को। ठीक है, एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, ताकि वो सॉइल में जा सके। अब उसके थोड़ी सी ऊपर, यह लिखा हुआ थोड़ी सी ऊपर, उसके रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अच्छा, मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही बेसिकली डिवीजन होता है। तो हम इसके सेल्स की जब बात करते हैं तो ये डिवाइड रैपिडली। ठीक है, ये लिखा भी हुआ यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन। अब इसके बाद वाले जो सेल्स होंगे ना वो इनॉगेशन में जाएंगे, और वो उसकी लेंथ बढ़ाने में, है ना, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, रूट ग्रोथ इन लेंथ। ठीक है, उस जोन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ इनॉगेशन। रीजन ऑफ इनॉगेशन के बाद जो हमारी जोन आती है, वो जो उसमें जो सेल्स होते हैं ना इनॉगेशन सेल्स के, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, तो उस रीजन को हम बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। अब उसमें देखो मैंने बताया था कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में जो है वो रूट हेयर्स हो जाते हैं। तो तुम लेके चलो कि जब तुम मैच्योर हो जाओगे तो तुम्हारे बाल आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको याद भी रख सकते हो कि जब तुम्हारी मैच्योरिटी हो जाती है, जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो तुम्हारे बाल आ जाते हैं। बेटा बाल तो बचपन से ही होते हैं, पर लेकिन याद रखने का एक तरीका। ठीक है, तो उसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा वो किस काम के लिए आता है? वो वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए और मिनरल एब्जॉर्प्शन करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये तुम समझ गए होंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया ना कि सबसे पहले हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन होगा, ऊपर से अगर चलें हम नीचे तो ऊपर सबसे पहले मैचुरेशन है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन, उसके नीचे इलॉन्गेशन, और इलॉन्गेशन के नीचे मेरिस्टेमेटिक और रूट कैप। देखो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि सबसे पहले तो एक प्रोटेक्शन लगी हुई है जिसको रूट कैप बोलते हैं, रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, भाई डिवाइड करेगा तभी कुछ होगा, उसके बाद वो लंबा होगा, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है, और उसके ऊपर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है भाई। इस तरह से याद रखो, और रीजन ऑफ मैचुरेशन में सेल्स होंगे, ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। भाई मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले रूट जनरली क्या करती है? जनरली रूट का काम होता है कि वो वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करती है, पर लेकिन अगर वो उसके अलावा कोई काम करे तो मतलब वो मॉडिफाइड रूट हो गई, ठीक है। तो अब रूट की बात करते हैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये तो उनका जनरल फंक्शन हो गया ना। अगर वो जनरल फंक्शन से कुछ और काम कर रही है तो ये मॉडिफाइड रूट कहेंगे उसको, ठीक है। अब वो क्या क्या कर सकती है? या तो रूट सपोर्ट कर सकती है, स्टोरेज ऑफ फूड भी कर सकती है, रेस्पायरेशन भी कर सकती है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं टैप रूट्स की। तो जो टैप रूट है ना, हमने पढ़ी टैप रूट में भाई किस तरह की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। टैप रूट में सबसे पहले कैरेट और टर्निपोर, ठीक है। ये जो फूड स्टोरेज वाली होती है ना, फूड स्टोरेज, टैप रूट जो है वो फूड स्टोर करती है। वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं, तुम इसको पता कैसे याद रख सकते हो? तुम ऐसे याद रखो, CAT कैट, ठीक है। कैरेट ये हो जाएगी कैरेट और ये हो जाएगी टर्निप, ठीक है। और टी से ही याद रखो टैप रूट, मतलब कैरेट एंड टर्निप ऑफ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो तुम एक पर्सनली याद कर लो, तो कैट वर्ड से ये सारी एग्जांपल्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ, टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। तो वो फूड स्टोर करेंगी, ठीक है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? हमें जरूरत नहीं है, हम क्यों दें भाई एग्जांपल, हमारे पेपर में पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, ये देखो ये हमारा बनियान ट्री है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरह से रूट निकल रही है, ठीक है। ये देखो हमने पढ़ा भी था कि जो बैनियन ट्री की रूट्स होती हैं बेसिकली एडवेंटिशियस रूट होती है। मतलब हमने पीछे देखा था ना कि उसमें अगर जनरल रूट्स की बात करें तो उसमें एडवेंटिशियस रूट होती है। तो यहाँ पे लिखा हो कि अगर रूट जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे देखो सपोर्ट का काम कर रही है ना, तो इस रूट को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स, ठीक है। और हमारी सेम तरह की रूट्स होती हैं शुगर केन में और हमारे मेज में, ठीक है। ये लिखा हुआ स्टेम ऑफ शुगर केन एंड मेज, उनके पास भी सपोर्टिंग रूट्स होती है। देखो ये शुगर केन आपने देखा होगा कभी, तो उसके नीचे से इस तरह लोअर नोड से जो है वो रूट्स निकली होती हैं इस तरह से, ये नहीं इस तरह से रूट्स निकली होती हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट कम आउट फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। तो ये स्टेम हो गया मान लो, तो उसके लोअर नोड से निकल रही है रूट्स, ठीक है। नोड क्या होता है और एंटी नोड फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो नोड क्या होता है बेसिकली वो हम देखेंगे आगे, नोड क्या होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं, देखेंगे, ठीक है। अब कुछ जो है उनको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं, ठीक है सर। तो जो हमारी इसमें होती है बैनियन सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमारी मेज में होती है और शुगर केन की स्टेम में होती है, लोअर नोड से निकल रही है रूट, उनको हम स्टिल्ट रूट बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देयर आर सम प्लांट्स जिसको राइजोफोरा बोलते हैं, वो स्वैम्पी एरियाज में होते हैं, ठीक है। स्वैम्पी एरियाज में निकलते हैं एंड मैनी रूट्स कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड वर्टिकली अपवर्ड रूट निकल जाती है। मान लो ये एक प्लांट है, उसकी रूट ऊपर से निकल रही है, ये तो ऊपर से नीचे निकल रही है ना, ये नीचे से ऊपर निकल देगी, वर्टिकली अपवर्ड बोला ना। उन रूट्स को हम नेमेटोफोर्स बोलते हैं। नेमेटोफोर्स जो है वो रेस्पायरेशन के लिए होती है, ठीक है। यहाँ डायग्रामेटिकली तुम चेक कर सकते हो, ये हमारी नेमेटोफोर्स, ठीक है। राइजोफोरा में होती है ये नेमेटोफोर्स, हमारी राइजोफोरा में होती है। ये देखो बाहर निकली हुई है ना, वर्टिकली अपवर्ड। अब ये बात करते हैं CAT, ये हाई टैप रूट की स्टोरेज के लिए और ये बेसिकली, और स्वीट पोटैटो जो है वो हमारी आ जाएगी एडवेंटिशियस, ठीक है भाई। और जो नेमेटोफोरस है ना, तो देखो ये जो हमारी एस्पैरेगस है ना, ये बेसिकली एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। NCERT में मेंशन नहीं किया पर तुम फिर भी नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ से हमारा रूट वाला सेक्शन जो है वो सारा कंप्लीट होता है। तो मैंने तुमको एग्जांपल बताई, अगर स्टोरेज की बात करेंगे ना तो CAT कैट से याद रखो, कैरेट, ठीक है, कैरेट एंड टर्निप ऑफ टैप रूट, ठीक है, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये सारी स्टोरेज के लिए हो जाएंगी। फिर नेमेटोफोरस की बात करोगे तो उसमें राइजोफोरा हो जाती है। तो
ये तो छोटी छोटी एग्जांपल्स है ना, ये तुम याद भी कर सकते हो, पर लेकिन मुश्किल आती है फ्लावर्स में, तो उसकी निमोनिक्स है हमारे पास, उसकी चिंता नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब स्टेम को शुरू करते हैं, रूट्स वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेम क्या होता है भाई। स्टेम होता है जो असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, उसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट भी, सब कुछ स्टेम पे ही तो उग रहा है। अब ये मैंने आपको तुमको बताया था कि जो रेडिकल है उससे निकलती है रूट, तुमको बता चुका हूँ, और जो प्लम्यूल है उससे निकलती है हमारी शूट। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे भाई साहब ने, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है ना। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। देखो भाई नोड्स क्या होती है और इंटरनोड्स क्या होती है, ये हमारे इस तरह से निकली होती है ना जो स्टेम पे छोटी छोटी, इसको बोलते हैं नोड्स, ठीक है। और इंटरनोड्स हो गया दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, इसको हम इंटरनोड्स बोलेंगे। भाई राइटिंग मेरी गंदी है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है ना। मेरी राइटिंग का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, वो बचपन से ही गंदी है, क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो चलिए तुमको समझ आनी चाहिए, बाकी सब मोह माया, ठीक है। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, अच्छा द लीव्स कहाँ पे बोर्न होते हैं, उस पोर्शन को हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसी नोड से फर्दर लीव्स अराइज होते हैं, ठीक है। पर इंटरनोड्स आर द टू पोर्शन बिटवीन नोड्स, बता दिया कि ये दो नोड्स हैं मान लो, तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होगा उसको इंटरनोड बोलेंगे, ठीक है भाई। स्टेम जो है वो टर्मिनल भी हो सकते हैं, एक्सिलरी भी हो सकते हैं, देखेंगे क्यों होते हैं, क्या होते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन, ये लाइन एक बार पूछी गई है, ऐसे है तो कुछ नहीं कि जो स्टेम है जब यंग होता है तो थोड़ा ग्रीन होता है, और जब थोड़ा वुडी हो जाता, मतलब थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो वो वुडी और डार्क हो जाता है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे स्टेम का फंक्शन क्या है, ब्रांचेस बियरिंग करना, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट को बियर करना, वाटर और मिनरल फोटोसिंथेसिस भी करता है। स्टेम जो है वो फंक्शन ऑफ स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे काम उसके बेसिक फंक्शन है, ठीक है भाई। अब हमारा स्टेम जो है वो भी मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। हमारे इवन लीफ भी मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि भाई लीफ भी मॉडिफाई होते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि लीफ नहीं मॉडिफाई होंगे, क्यों नहीं होंगे, लीफ की मर्जी, लीफ भी मॉडिफाई होने चाहिए, ठीक है नहीं, ठीक है भाई। तो अब देखो स्टेम में जो है बेसिकली यहाँ लिखा है, स्टेम मे नॉट बी ऑलवेज टिपिकल लाइक व्हाट दे आर एक्सेप्टेड टू बी, कहता स्टेम जो है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, पर लेकिन भाई जो पढ़ने वाले हैं उनको तो लगेंगे ना, तो उसी की समस्या के लिए हम यहाँ आए हैं। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। अब देखो एक अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स वो जो होते हैं फूड स्टोरेज के लिए, देखो भाई फूड स्टोरेज के लिए जो है ना वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ठीक है। इसको तुम याद कर सकते हो, इजी ट्रिक है। देखो तुम क्या पढ़ते हो, फिजिक्स, तुम क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री को तुम बना दो जी, क्योंकि वो मेरे को कभी आई नहीं। पीसीएम होता है ना तुम्हारा, तो पीसीबी भी होता है, तुम याद रखो पीसीटी तुम्हारी किडनी में नहीं होता, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बस सी को तुम्हें जी करना है भाई, इस बात का ध्यान रखना। पीसीटी और जूलॉजी और केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री आ गई, आगे समझ नहीं आती, ठीक है। तो पी का मतलब क्या होगा, पी होगा पोटैटो, जी से हो जाएगा जिंजर, टी से हो जाएगा टर्मरिक, जेड से हो जाएगा जमानगन, और सी से हो जाएगा कोलोकेशिया, ठीक है भाई। अब देखो तुम्हें ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये क्या बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमानगन। भाई एक बात का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा स्वीट पोटैटो है ना वो रूट की मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो पोटैटो है ना हमारा आलू, भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, ये जो हमारा आलू है ना वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये लिखा हुआ अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमानगन, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। जैसे हमने वहां पढ़ा था कैट की एग्जांपल, कैरेट और टर्निप जो है वो रूट की मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज के लिए। अगर स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमानगन और कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, ठीक है भाई। दे एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरी, ठीक है भाई। तो जो पेरिनेशन होता है ना उसका मतलब होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना भाई, तो वो अपने अंदर कुछ, वो अपने आप को सेव करके रखते हैं, तो उनको हम ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के बच जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो कुछ में क्या होता है, स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड्स, एक्सिलरी बड से जो है वो स्टेम टेंड्रिल डेवलप होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसको तुम मार्क कर लेना एनसीईआरटी में कि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो स्टेम टेंड्रिल है ना विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। आर सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरल क्वाइल्ड, तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन की जो होते हैं उनके बेल्स, उसमें इस तरह से क्वाइल पोर्शन निकला होता है, इसी को हम बोलते हैं टेंड्रिल,
ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा ना, एक रूट टेंड्रिल होता है, ओ सॉरी रूट टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल भी होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो स्टेम टेंड्रिल है वो अलग है, जो लीफ टेंड्रिल है वो अलग है, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल की एग्जांपल है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ठीक है, एंड ग्रेप वाइन, ठीक है। अब कुछ में क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स जो है ना वो ऐसे वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स बन जाते हैं, मतलब कांटे। कांटे किसके लिए होते हैं, ताकि कोई जानवर वानवर ना खा जाए उनको, और क्या, अपनी सेल्फ सेफ्टी के लिए ही है कांटे, ठीक है ना भाई। तो सिट्रस और बोगनवेलिया, तुम इनके प्लांट देखना, बोगनवेलिया के पेट में कांटे होते हैं, ऑब्वियसली बात है। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल वही उनको खाना चाहे भाई, अपनी जिंदगी भी बचानी है नहीं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तुमको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम है ना वो फ्लैट हो जाते हैं इस तरह से, और ये स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करने लग पड़ते हैं। भाई लीफ को क्या चक्कर है, ये स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करने लग पड़े। तो स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल है ओपनचिया, ठीक है। अभी मैं तुमको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ ओपनचिया कैसा होता है, ठीक है। मैंने इसकी फोटो नेट से निकाली हुई है, स्पेशली विकीपीडिया से चोरी की थी, चोरी नहीं की थी मतलब, चलो लेट्स से, ठीक है। ये हो गया ओपनचिया, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए हो गया। और कुछ में इस तरह से सिलेंडर बन जाता है, सिलेंडर की तरह, ये होता है हमारा उसमें यूफोरिया में, यूफोरिया, ठीक है। इन दोनों की डायग्राम मैं तुमको दिखाता हूँ किस तरह से सिलेंडर होता है। ये दोनों फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है। देखो ये लिखा हुआ है, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटन अप, फ्लैट होगा तो ओपनचिया में होगा, और अगर फ्लैशी सिलेंड्रिकल होगा ना तो यूफोर्बिया में होगा। दे कंटेन क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल कंटेन करेंगे भाई, क्लोरोफिल कंटेन करेंगे। ये रहा, ये भाई, ये हमारा ओपनचिया, देखा नहीं भाई, इस तरह से देखो फ्लैट हो गया, ये देखो फ्लैट हो गया, तो यही फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये ग्रीन भी तो है ना भाई, ठीक है। और ये जो ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं इनकी बात हम बाद में करते हैं। ये वो है वैसे, बंगाल ऑफ टेरर सुना तो होगा तुमने, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। ये देखो भाई, ये है हमारा, ये जो सिलेंड्रिकल से बने हुए ना, ये देखो सिलेंडर से बने हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, मुझे भी भूल गया, यूफोरिया। भाई कल मस्त रटा हमारा, इनकी एग्जांपल को भूल तो नहीं सकते, ओपनचिया, ठीक है। तो देखो ये एकदम फ्लैट है इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये फ्लैट शेप है और ये सिलेंड्रिकल शेप है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं काम, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है सर। तो ये हो गया क्लियर। अच्छा भाई, तो ये देखो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बता दिया मैंने। अब कुछ अंडरग्रो स्टेम्स जो होते हैं ना, अंडरग्राउंड स्टेम्स, जैसे ग्रास हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, ये क्या करते हैं कि न्यू नाइस सेपरेट करते हैं। जब ओल्डर पार्ट डाई हो जाता है ना तो नया प्लांट बनाते हैं। नाइस का मतलब तुमने पढ़ा ही होगा इकोलॉजी में कि एक जगह से दूसरी जगह का जब हम, कि वो अपने आप को किस तरह से एवोल्यूशन में सेट करता है, बेसिकली यही नाइस का मतलब होता है, ठीक है भाई। अच्छा, इन प्लांट्स लाइक मिंट और जैस्मीन, अब ध्यान से सुनना, मिंट एंड जैस्मीन, इनमें क्या होता है देखना ध्यान से। इनमें क्या होता है कि ये मान लो एक मिंट या जैस्मीन का प्लांट है, ठीक है। तो स्टेम जो है वो मेन एक्सिस, जो हमारा एक वो निकलता है उसका, क्या बोलते हैं उसकी, ब्रांच निकलती है मेन एक्सिस से, तो ये मेन एक्सिस हो गया ना स्टेम का, ये मेन एक्सिस हो गया, ठीक है। ब्रांच यहाँ से निकलेगी, एरियली ग्रो करेगी, मतलब हवा में ग्रो करेगी थोड़ी देर में, और फिर डाउनवर्ड आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये होता है मिंट और जैस्मीन में। और अगर हम बात करें, ऐसा ही केस होता है पर लेकिन वो नीचे से निकलता है, ठीक है, इस तरह से नीचे से ऊपर जाएगा, वो होता है हमारा बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइस्थेनियम, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिखा हुआ है, लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन, अंडरग्राउंड पोर्शन से निकलेगी मेन स्टेम के, ठीक है, मेन स्टेम के ही निकलेगी ऊपर से नीचे, ठीक है भाई। एंड ग्रो हॉरिजेंटली बिनेथ द सॉइल, सॉइल के नीचे ग्रो करेगी, एंड देन कम ऑब्लिकली आउटवर्ड टू गिव राइस लीफी शूट्स, ठीक है भाई। और हम पिस्टिया और इकोनोरिया की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इंटर नोड्स होती है ना, ये नोड और नोड हो गई, और इंटर नोड्स है बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। तो नीचे एक बंच ऑफ लीव्स होता है, ऐसे कह सकते हैं, ये टफ्ट ऑफ लीव्स हो गया, ठीक है। और ऊपर रोजेट ऑफ फ्लावर्स होता है, ये रोजेट, रोजेट मतलब एक फ्लावर की टाइप रोजेट ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एंड ईच नोड, ये एक नोड होगी ना, ईच नोड बेरिंग ए रोजेट ऑफ लीव्स, मतलब ये एक तरह से फ्लावर टाइप बन जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड टफ्ट इफ एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम ली हुई है इन दोनों की। तो ये देखो, ये हमारा वो है टेरर ऑफ बंगाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनोरिया भी बोलते हैं, और ये पिस्टिया, देखो एकदम रोजेट ऑफ फ्लावर्स बने हुए, और टफ्ट ऑफ रोजेट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हाँ देखो, ये है हमारा
टफ्ट ऑफ लीव्स, मतलब यहाँ एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा क्या है, पर लेकिन इस तरह से दिखता है, ठीक है। तुम देख सकते हो ऊपर जो है वो रोजेट है और नीचे जो है वो उसके टफ्ट ऑफ वो होंगे, टफ्ट ऑफ रूट्स होंगी, ठीक है ना। टफ्ट ऑफ लीव्स बोलो, टफ्ट ऑफ रूट्स होंगी, ठीक है सर। ये हमारा पिस्टिया है, कहाँ गया पेन, क्यों नहीं चल रहा भाई, ये हमारा पिस्टिया है और ये जो है ये हमारा इकोनोरिया है, ठीक है सर। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, फिर लीव को चालू करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ, हम पहले स्टेम के में तो कुछ खास उन्होंने दिया ही नहीं है कि कौन सा स्टेम कैसा होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है सर। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर टेंड्रिल जो होंगे ना, स्टेम टेंड्रिल, तो बेसिकली किस में होते हैं, वाटरमेलन, ठीक है, कुकुम्बर, पंपकिन एंड ग्रेप्स, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं आगे, टेंड्रिल के बाद अगर इसमें थॉर्न होंगे, थॉर्न मतलब कांटे, सिट्रस और बोगनवेलिया, बोगनवेलिया मतलब बोगनवेलिया की जो बेल होती है तुम्हारे घर पे भाई, ठीक है भाई। ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोश में आ गया तो मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं, थॉर्न वाला हो गया क्लियर। अब मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो होते हैं ना वो हमारे, अगर सिलेंड्रिकल होगा तो हमने देखा था, और हमने एक देखा था सिलेंड्रिकल होगा और एक फ्लैट होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल और फ्लैट हो जाएगा तो ओपनशिया, बताया था तुमको पीछे मैंने, ओपनशिया। और अगर सिलेंड्रिकल होगा तो बेसिकली हमारे पिस्टिया में होता है, ठीक है ना सर। नहीं, अगर हमारा जो सिलेंड्रिकल होगा वो उसमें होता है, डायग्राम देखी तो थी उसकी, यूफोरिया, यू या ये हमको हमेशा ही बोलता है, क्या बोलते हैं तुमको, ये देखो दिखाया भी था ना तुमको, ये देखो ये सिलेंड्रिकल है, ये यूफोरिया है और ये ओपनशिया, ठीक है भाई। ये हो गए हमारे फोटोसिंथेसिस वाले। इनको जो है ना हम क्या बोलते हैं, इनको हम फिलोक्लेट बोलते हैं। फिलोक्लेट की हम बात करते हैं, ठीक है। इनको जो है ना, ये बहुत बार पूछा गया कि इनको फिलोक्लेट बोलते हैं। फिलोक्लेट का मतलब हो गया कि जब स्टेम जो है हमारा फ्लैट हो गया और स्टेम जो है वो स्पेसिफिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। और एक लीफ होता है, अगर लीफ भी कई बार फोटोसिंथेसिस करने लग पड़ते हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। पाइलोट बोलते हैं वैसे, चलो देखते हैं आगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से तुम इसकी एग्जाम्पल याद रख लेना। और अगर मिंट और एक जैस्मीन की होती है वो भी तुम ध्यान रख लेना, इजी एग्जाम्पल्स है इनकी एग्जाम्पल्स की अगर तुम निमोनिक्स देखोगे ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि पेपर में फिर सब मिक्स हो जाता है। स्पेसिफिक रखो तो फ्लावर की निमोनिक्स, ठीक है, क्योंकि फ्लावर की निमोनिक्स ही है एक इंपॉर्टेंट, फ्लावर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीफ, भाई लीफ का आधा पार्ट कहाँ गया, ये सबसे पहले बात करते हैं लीफ। तो लीफ इज लेटरल, जनरली फ्लैट स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, ठीक है। इट डेवलप्स एट द नोड, नोड से निकलता है, ठीक है। एंड बियर बड इन इट्स एक्सिल, ठीक है। अब एक्सिलरी बड जो है वो लेटरली डेवलप हो जाता है ब्रांच पे। एक्सिलरी बड के बहुत काम है, एक्सिलरी बड कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि वहाँ बनना क्या चाहिए, ठीक है ना। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, लीफ जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टम से बनती है। एक्रोपिटल ऑर्डर, भाई अब एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, देखो एक्रोपिटल में क्या होता है, ये हमारी लीफ है ना, तो जो यंगर लीव्स होंगे ना वो ऊपर होंगे और जो ओल्डर लीव्स होंगे वो नीचे होंगे, ठीक है भाई। तो ये ऑर्डर जो होता है ये एक्रोपिटल ऑर्डर होता है, ठीक है भाई, ये एक्रोपिटल ऑर्डर होता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बहुत ही फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लीफ का मेजर जो काम है। अब लीफ की बात करते हैं तो मेन पार्ट हो गया लीफ बेस, पेटियोल और लैमिला। देखो ये जो डायग्राम दे रखी है ना, ये हमारा लीफ बेस, ये बेस, पेटियोल होगी डंडी और लैमिना हो गया ये, लैमिना को भी हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लेड की तरह नहीं दिख रहा तुम्हें इस तरह से, तो लैमिना को हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो द लीफ बेस, लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है कि उसमें जो है वो बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है ना हमारा लीफ बेस, इसमें ना एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हो तुम, एक मिनट मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा खिलाना पड़ गया। ये देखो भाई ये स्टाइप्यूल होता है, स्टाइप्यूल मतलब एक छोटा सा पत्ते की तरह होगा स्ट्रक्चर इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा होगा मोनोकॉर्डियल लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पर्टिकुलरली होल, ठीक है। पता नहीं क्यों लिखा हुआ, इसके कोई मतलब नहीं बनता, मतलब तो है एक्चुअली पर, लेकिन यहाँ ऐसे बीच में घुसाई हुई है लाइन,
कोई ज्यादा भाई थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो, है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पर वो अभी सिलेबस में नहीं है, हमको तो आती है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इन सम लेगुमिनेसी प्लांट। अब तुम देखो क्या होता है कि ये जो डंडी होती है ना, पेट्यूल, ठीक है भाई, इन सम लेगुमिनेसी प्लांट्स द लीफ बेस, ठीक है, पेट्यूल तो डंडी होगी ना, लीफ बेस की बात करते हैं, लीफ बेस की बात कर रहे हैं। लीफ बेस जो है वो स्वॉलन हो जाता है, ठीक है, उसको हम पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। पल्विनस मतलब लीफ बेस जो है स्वॉलन हो गया। अभी दिखाता हूँ तुमको इसी डायग्राम, मेरे पास है ये रहा, ये देखो, ये जो हमारा लीफ बेस है ना, ये देखो ऐसे फूल सा गया है, ठीक है ना, ये लीफ बेस है। ये ऐसा कहाँ होता है, लेगुमिनेसी जो है ना उस फैमिली में होता है। बेसिकली हम देखते हैं लीफ बेस जो है वो पल्विनस हो जाता है, ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, द पेट्यूल हेल्प टू होल्ड द लीफ प्लेट, ठीक है, टू लाइट। ये जो पेट्यूल है ये लीफ प्लेट को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, और अलाउ कर रहा है लीफ प्लेट टू फ्लटर विंड, हवा में झूलने के लिए उसकी मदद कर रहा है, और क्या, देयरफॉर कूलिंग द लीफ प्लेट। फालतू का ज्ञान दिया हुआ क्या, ठीक है। अच्छा, लैमिला और लीफ प्लेट, ठीक है, इज ग्रीन एक्सपेक्टेड। ये देखो, ये जो लैमिना है ना, इसी को हम लीफ प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इज द पार्ट ऑफ, ये पार्ट है लीफ का जिसमें वेन्स और वेनिलेट्स होते हैं। ये देखो, वेन्स और वेनिलेट्स इसमें होती हैं। और देर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन, जिसको हम मिडरिप बोलते हैं। ये जो डंडी है ना मिडरिप, इसको हम मिडरिप बोलेंगे, ठीक है। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ बेस एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। देयर शेप एंड मार्जिन अपेक्स एक्सटेंट ऑफ इंकिजन लैमिना वेरिएंस। एक्सटेंट ऑफ इंकिजन, इन सीजन मतलब ये जो कटा हुआ, ठीक है, वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। इसी के बेसिस पे हमने सिंपल और कंपाउंड को जो है वो डिजाइन किया गया है। देखो, सिंपल और कंपाउंड लीव्स जो है ना वो इसी पे बेस है, ये एक्सटेंट ऑफ इन सीजन ऑफ लैमिना। तो देखो, सबसे पहले वेनिशन का पढ़ते हैं, वेनिशन इंपॉर्टेंट है। देखो, वेनिशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। तो जो वेन्स और वेनलेट्स है ना, वो लैमिना पे किस तरह से अटैच है, उस अरेंजमेंट को हम वेनिशन बोलते हैं। तो देखो, तुमने बनना क्या, बेसिकली डॉक्टर बनना है, तो जो हमारे डाइकॉट्स होते हैं ना, उनमें हमारा रेटिकुलेट वेनिशन होता है, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है भाई। और हमारा जो मोनोकॉट होता है ना, एमपी तो बनना नहीं है तुमको, मोनोकॉट है, उनमें पैरेलल वेनिशन होती है, ठीक है। तो ये तुम याद रखना। और देखो, अच्छा, व्हेन द वेनिलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, जब वो एक नेटवर्क बना देती है तो उसको हम रेटिकुलेट वेनिशन बोलते हैं। और जब वो रन पैरेलली, ये देखो आ रहा है ना पैरेलली एकदम इस तरह से, इस तरह नेटवर्क बना हुआ है, तो उसको हम पैरेलल वेनिशन बोलेंगे। इन डाइकॉट्स जनरली प्रोसेस रेटिकुलेट वेनिशन एंड इन पैरेलल वेनिशन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लीव्स की, ठीक है भाई। अब लीव्स जो हैं वो एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। क्यों होते हैं वो तो आप ही जाने अब, ठीक है, पर होते तो है ना, हमें तो पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है। तो देखो क्या होता है, सिंपल लीफ में क्या होता है, जो लैमिना है ना, लैमिना हो गया ये पत्ता, ठीक है, पत्ते का ये ब्लेड जो होता है, ठीक है। जो लैमिना है ना, वो जा तो थोड़ा इंसीज ही नहीं होता, मतलब जा तो वो कटा ही नहीं होता। देखो लैमिना ना, ये इस तरह से इसमें कट होते हैं, इस तरह से। तो यहाँ जो बिल्कुल ही कटा होता है, और कटा भी होता है ना, तो मिड रिब तक नहीं पहुंच पाता। तो ये इस तरह से होता है, इधर से बिल्कुल सीधा होता है, इधर से नहीं कटा होता, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें, देखो मिड रिब तक जो इसके कटने वाला पोर्शन है एकदम मिड रिब तक पहुंच रही है, ये बेसिकली कंपाउंड लीव्स है, ठीक है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो हमारा इंसीजन है, इंसीजन मतलब जो इसमें कट लगे हुए हैं, ये वाले कट जो लगे हुए हैं ना, ये वाले कट, ये मिड रिब तक पहुंच रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, व्हेन द इंसीजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स, उसको हम कंपाउंड लीव्स बोलेंगे, ठीक है भाई। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो जो बड है ना, वो एक्सिल जो है ना, एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ, उसमें नहीं होता है बेसिकली। जो कंपाउंड लीव्स के एक्सिल होते हैं उनमें नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे भाई ये एक्सिल क्या होता है, क्या भला है ये। तो देखो कुछ नहीं होता, ये हमारा ये आ गया एक स्टेम, इधर से निकल रहा है पत्ता, और ये जो एंगल है इसको एक्सिल बोलते हैं, ठीक है सर। और ये कंपाउंड्स में नहीं होता है, ठीक है, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में नहीं होता है। अब कंपाउंड लीफ होते हैं दो तरह के, एक होते हैं पिनेटली, एक होते हैं पामेटली। देखो पाम की तरह, अपने हाथ के पाम की तरह जो है वो बना हुआ है, तो इसको हम पामेटली बोलेंगे। तो बेसिकली सिल्क कॉटन में होता है। देखो सिल्क को तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो सिल्क है उसको हम अपने हाथों से पकड़ते हैं, तो पाम मतलब सिल्क में जो है वो सिल्क कॉटन हो गया। भाई इसका कोई लॉजिक तो नहीं है, पर याद तो करना है ना हमें, पेपर में आएगा तो सही ना। अब देखो जो हमारा पामेटली होता है ना, पामेटली ये तो हो गया,
और जो हमारा होता है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा पिनेटली कंपाउंड है उसकी जो ये डंडी है ना बीच की लीफ, ये जो डंडी मिड रिप, इसको हम रैचिस बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ए लीफ इज सेट, ये तो हो गया ना, द कंपाउंड लीव्स मे बी टू डिफरेंट टाइप्स पिनेटली इन नंबर ऑफ लीफलेट्स इज प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस पे जो है वो प्रेजेंट है, ये कॉमन एक्सिस जो है उसको हम रैचिस बोलते हैं, विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ लीफ एज इन नीम, हम उसको नीम में देखते हैं, ठीक है भाई, उसको हम नीम में देखेंगे। और पामेटली कंपाउंड लीफ जो है उसमें हम लीफलेट्स जो है वो अटैच है, कॉमन पॉइंट्स है, टिप ऑफ द पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन, ठीक है भाई। तो ये देखो ये आ गया हमारा सिंपल। अच्छा ये आती है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होता है बेसिकली कि लीफ जो है वो किस तरह से अरेंज्ड है एक स्टेम या ब्रांच में, ठीक है भाई, उसको फिलोटैक्सी बोलते हैं। फिलोटैक्सी बेसिकली अल्टरनेट हो सकती है, अल्टरनेट मतलब ये देखो एक के बाद एक इसके बाद फिर ये अल्टरनेट, फिर ये देखो अल्टरनेट चल रहा है ना साइकिल, एक के बाद एक। अब जो अपोजिट होती है वो एक जैसी होगी, ये देखो अपोजिट इसके सामने होल्ड होगी, इस तरह से होल्ड टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा भी हुआ है इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी सिंगल लीव्स अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, एक ही नोड है, ठीक है भाई, एक ही मतलब जो नोड्स होंगी एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगा पर लेकिन अल्टरनेट मैनर में होगा, मतलब यहाँ ये देखो यहाँ पे एक नोड है, एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, तो एक यहाँ पे लीफ आया, यहाँ पे लीफ आया, यहाँ पे लीफ आया, अल्टरनेटिव है। गावा में क्या होगा इस तरह से अपोजिट है, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। होल्ड सिस्टम में क्या है इस तरह से पूरा एक बंच टाइप निकला, एक ही कॉमन पॉइंट है उससे 1 2 3 4 इस तरह होल्ड टाइप बन गया, ठीक है। इन अपोजिट पेयर ऑफ लीफ अराइज एट द नोड्स, ठीक है, एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर इन कैलोट्रोपिस गावा इफ मोर देन 2 लीव्स, अगर एक से ज़्यादा लीफ जो है एक कॉमन नोड से अराइज होंगे और एक होल बनाएंगे उसको हम बोलेंगे होल्ड। उसकी एग्जांपल होगी एलिस्टोनिया, ठीक है भाई। तो इसकी एग्जांपल बेसिकली तुमको मैं बताता हूँ, इसकी एग्जांपल चाइना रोज हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल थी ना, हाँ इसकी एग्जांपल आ गई मस्टर्ड, इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, मस्टर्ड और क्या है इसकी एग्जांपल यहाँ दी हुई है ना, सनफ्लावर, यस, ठीक है भाई। तो तुम ऐसे याद रखो चाइना जो है वो बड़ा मस्त हो गया धूप में बैठ के, सन चाइना मस्त सन, ठीक है। चाइना रोज को हम जब भी रिलेट करेंगे ना तो हम अपनी चाइना कंट्री, अपनी तो नहीं भाई, मतलब तुम समझ ही गए होंगे, अपनी कैसी हो सकती है वो, उसने तो कोरोना फैला दिया है। अच्छा भाई अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स लीव्स की। अब ये भाई मॉडिफिकेशन लीव्स की भी होती है। अब देखो लीव्स की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है कई बार टेंड्रिल, इसमें बेसिकली जो मेजरली है इसमें स्टेम भी बेसिकली, जैसे वो उसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा था, लीव्स तो फोटोसिंथेसिस के लिए ही होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखो अगर लीफ अदर फंक्शन परफॉर्म करेगी ना, अदर फंक्शन परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस के अलावा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अलावा अदर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। अब लीफ जो है वो या तो बन जाता है टेंड्रिल या बन जाते हैं स्पाइंस, स्पाइंस मतलब कांटे, ठीक है। कांटे जो है वो कैक्टस में होते हैं, तुमने देखा होगा कि कैक्टस में जो है वो कांटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कैक्टस में कांटे तो होते ही हैं, बचपन में बहुत देखा टॉम एंड जेरी, कैक्टस देखा नहीं उसमें, ठीक है। तो कैक्टस में कांटे होते हैं, तो ये जो है ये लीफ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और जो टेंड्रिल है ना वो पी में होती है, ये जो इसकी इस तरह से ये स्पाइरल टाइप निकला हुआ ना इसको हम टेंड्रिल बोलते हैं, ये टेंड्रिल, ठीक है। अब ये जो है ना पी, ये लीफ टेंड्रिल है, और जो हमने पीछे पढ़े थे ना हमने पीछे भी देखे थे कि वो स्टेम टेंड्रिल की एग्जांपल्स थी, कुकम्बर हो गया, पंपकिन हो गया हमारा, और भी थी ना, वाटरमेलन थी एक, और एक और थी ग्रेप वाइन में भी होती है, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल थी स्टेम टेंड्रिल की, और ये वाली एग्जांपल लीफ टेंड्रिल की। तो इसमें पूछा जा सकता है कि बताओ भाई ये लीफ टेंड्रिल की एग्जांपल है कि स्टेम टेंड्रिल की एग्जांपल है, तो अगर पी को पूछेगा तो वो लीफ टेंड्रिल की है, अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो वो स्टेम टेंड्रिल की एग्जांपल है, ठीक। ये लिखा हुआ टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी एंड स्पाइंस फॉर डिफेंस इन कैक्टस, ठीक है। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर, अब क्या होता है कि ये भी जो मनी लीव्स है ना ये भी कई बार फूड स्टोर करती है, तो ऑनियन और गार्लिक जो है ना वो फूड स्टोर करती है, ठीक है, उनके लीव्स होती है, वो लीफ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इन सम प्लांट्स, ये एक लाइन दे के रखिए कि जो ओकेशन एशिया ना उसमें लीव्स जो है बड़े छोटे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। द पेट्यूल ऑफ दीज प्लांट्स एक्सपैंड बिकेम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड, ठीक है। और इसका जो पेट्यूल है ना, देखो इसका जो पेट्यूल है वो प्लांट इन दीज प्लांट एक्सपैंड हो जाता है और हरा हो जाता है, ठीक है, ग्रीन हो जाएगा और सिंथेसिस करेगा फूड को, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंथेसिस ऑफ फूड को करता है तो उसको हम पता क्या बोलते हैं, उसको फिलोड बोलते हैं, ठीक है।
एक होता है फाइलोक्लेड, एक होता है फिलोर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन है, जो फाइलोक्लेड्स होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाता है, स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा और स्टेम मॉडिफाई होकर फोटोसिंथेसिस करने लग पड़ेगा। और अगर यहाँ पे लीफ एक्सपैंड हो रहा है, बिकेम ग्रीन एंड सिंथेसिस कर रहा है फूड की, ठीक है, तो इसको हम फिलोड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फिलोड एनसीईआरटी में दी नहीं है पर पूछा गया बहुत बार। और फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड जो है वो स्टेम के केस में आती है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और यहाँ पे एक लिखा है कि जो हमारा इंसेक्टिवर्स प्लांट है, जैसे वीनस फ्लाई टाइप है, उसका जो है वो भी मॉडिफाई लीफ हो जाते हैं। इंसेक्टिवर्स प्लांट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इनफ्लोरेसेंस। बेसिकली बेटा इनफ्लोरेसेंस समझने से पहले तुमको थोड़ा सा फ्लावर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारा शूट है ना वो बेसिकली एपिकल मेरिस्टम से निकलता है। एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होता है हमारा, वो एनाटॉमी में बेसिकली हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है, वो हमारा शूट बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टम है ना वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में, ठीक है, वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। तो उसमें क्या होता है कि इंटरनोड जो है ना वो इनॉग्रेट नहीं हो पाती उसकी वजह से, ठीक है। और एक्सिस जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, जो उनके एक्सिस होते हैं ना वो कंडेंस हो जाते हैं, और फिर उसके एपेक्स पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीव्स, एक मिनट, तो उनके जो एपेक्स है ना, देखो मैं तुमको डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो क्या होता है कि जो हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा एपिकल मेरिस्टम जो है ना, ठीक है, वो बदल जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। तो क्या होता है कि जिस जगह से लीफ निकलने होते हैं उस जगह से फ्लावर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये लिखा द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस की जो वो बात कर रहा है वो फ्लावर की बात कर रहा है एक्जैक्टली यहाँ पे, कि एपेक्स पे जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, वो फ्लावर निकलने लग पड़ेंगे। डिफरेंट काइंड्स मतलब लीव्स, पहले निकलने तो लीव्स चाहिए थे, लेकिन निकल क्या रहे हैं, फ्लावर नहीं है, यही वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। थोड़ी सी कम्प्लेक्स लाइन है, ठीक है। When a shoot tip transform into flower, it always solitary, ठीक है। The arrangement on the flower, ठीक है सर, तो ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इनफ्लोरेसेंस क्या होती है कि अरेंजमेंट किस तरह का है फ्लावर का, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब होता है बेसिकली अलोन, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये जो लेगुमिनेसी फैमिली में जो हमारा हो जाता है इसको हम पल्विनस बोलते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसको जो हम पल्विनस बोलते हैं, पल्विनस, ध्यान रखना, ये पूछा गया, ठीक है। अब देखो इनफ्लोरेसेंस जो है वो दो तरह की होती है, तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। इनफ्लोरेसेंस एक है, हमारे सिलेबस में दो ही है, एक है रेसिमोस और एक है साइमोस, ठीक है। तो बेसिकली तुम इसको ऐसे याद रखो, रेसिमोस है ना, देखो रेसिमोस RE, तो RA से याद रखो, रेसिमोस है वो एक्रोपिटल ऑर्डर की होती है, ठीक है। और जो साइमोस है फिर वो बची हुई एक ही बची बेसिपिटल ऑर्डर, ठीक है। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस apex get developed into the flower continue to grow. There are two major types of inflorescence, racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. Flower are born laterally in acropetal order. Acropetal order मैंने बता दिया क्या होता है। acropetal मतलब जो यंग लीव्स होंगे वो ऊपर होंगे और जो थोड़े बूढ़े लीव होंगे वो नीचे होंगे, और क्या, ये acropetal होता है, ठीक है। साइमोस में क्या होता है, साइमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट कर जाता है और लिमिटेड ग्रोथ होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्लावर जो वो बेसिपिटल ऑर्डर में जो है वो बनते हैं, ठीक है सर। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट इसके साथ। अब हम शुरू करते हैं फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर समझने से पहले तुमको इसकी डायग्राम देखनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में तो डायग्राम जो है वो खा दी हुई है, तो हम बाहर से डायग्राम लाए हैं एक बढ़िया चुनके चुन के, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले क्या होता है फ्लावर्स में, जो होता है ना बेसिकली फ्लावर हमारा बनता है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये पता किस तरह से है, ये सबसे बाहर वाली है, ये आउटर मोस्ट है, और ये सबसे इनर वाली है, ठीक है, इनर हॉल है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या, इसमें ये जो इसको पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है वहाँ पे, ठीक है। तो तुम याद रखना कि जो चार हॉल होती है वो आउटसाइड टू इनर साइड होती है, ठीक है। गाइनोशियम का मतलब होता है उसमें ओवरी वगैरह होती है, तो ये देखो सबसे अंदर है, ठीक है ना भाई। तो ये कैलेक्स हो गई, ये जो ग्रीन वाले पार्ट है, ग्रीन वाले नहीं, ये जो कलरफुल पार्ट है ये कैलेक्स है, ठीक है। और सॉरी एक मिनट, ये जो है ना ग्रीन वाले पार्ट, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रीन वाले पार्ट जो है वो है हमारे कैलेक्स, CALXY, ठीक है। और ये जो है हमारे कलरफुल पार्ट है ये है करोला, ठीक है सर। और ये जो हमारा ये जो डंडियाँ बनी हुई है ये हमारा एंथर, एंथर मतलब एंड्रोशियम, मेल पार्ट है।
और देखो ना, सबसे पहले सबसे बाहर ये है कैलेक्स, फिर उसके बाद करोला, एंड्रोशियम, और ये गाइनोशियम सबसे अंदर है ना, गाइनोशियम। तो इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो तुम समझो इसको क्या लिखा हुआ है। अब कहते हैं कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, ठीक है। इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक 12th में चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करके, तो उसमें बेसिकली हमें यही डील करना है कि वो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉल, ठीक है, अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड, जिस पे वो अरेंज होती है उसको हम स्टॉक या पेडिसल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। स्वॉलन एंड ऑफ मतलब ये जो हमारा पेडिसल है ना, उसके एंड पे होती है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल, ठीक है। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब देखो क्या होता है कि मान लो आपने कार ली है, तो कार में कुछ एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं और कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं। एक्सेसरी हो गई मतलब उसके अदर काम है, पर लेकिन वो इतना मेजर रोल प्ले नहीं करते। का एक्सेसरी नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो कैलेक्स और करोला जो है ना, कैलेक्स एंड करोला, बेसिकली तुम जब भी याद रखो ना तो कैलेक्स को के से ही डिनोट किया करो, क्योंकि आगे फैमिलीज पढ़नी है तो उसमें दिक्कत होगी। कैलेक्स एंड करोला, ठीक है सर। कैलेक्स एंड करोला की बात करें तो ये एक्सेसरी पार्ट्स हैं। एक्सेसरी पार्ट जैसे गाड़ी में एक्सेसरी होती है, ठीक है, पर लेकिन जो सबसे मेजर पार्ट है ना वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो कैलेक्स और करोला है ना, ये जो है कैलेक्स और करोला, ये बिल्कुल वो नहीं होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होता, पता ही नहीं चलता तुमको कभी कभी कि ये कौन सा है कौन सा नहीं, डिस्टिंक्टिव नहीं होते। तो इस टर्म को हम पेरियांथ बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बेसिकली फ्लावर जो है ना वो है ही इंपॉर्टेंट है और कभी याद नहीं होता, इतना गंदा सा टॉपिक है, ठीक है। पेरियांथ जो है कंडीशन वो लिली में देखी जाती है, ठीक है सर, लिली में देखी जाती है पेरियांथ कंडीशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। कैलेक्स एंड करोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स व्हाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ये मेजर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। इन सम ऑफ द फ्लावर लाइक लिली, कैलेक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्वेंट इस टर्म एज पेरियांथ। इसके जो यूनिट होता है ना, जैसे हम यहाँ पे कैलेक्स और करोला डिनोट कर रहे हैं, ये जो लिली का यूनिट है उसको टेपल बोलते हैं, ठीक है भाई। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं टेपल वेपल, वो हम फैमिलीज में देखेंगे एक्चुअली, मैं पहले बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स के पास एंड्रोशियम भी होता है और गाइनोशियम भी होता है। अब जिनके पास एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है वो तो बन गए बाइसेक्सुअल, और जिनके पास सिर्फ एक है, मतलब या तो वो मेल है या वो फीमेल है, तो वो यूनिसेक्सुअल हो गए। जैसे ह्यूमन बींग्स के पास, ह्यूमन बींग्स आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो सिमेट्री की बात करते हैं। अब यहाँ से तुम्हारा रटने वाला पोर्शन है, इसकी तुम्हारी दिक्कत जो है वो थोड़ी दूर करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखो पहले वहीं से देखते हैं, 1 मिनट। देखो कहाँ गया, ये रहा। देखो सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री क्या होती है, मतलब जैसे अगर हम तुमको काटें, तुम्हारी सिमेट्री कैसे है, तुमको किस सिमेट्री से काटें और तुम्हारा हिस्सा जो है वो बराबर है। तो जो एनिमल किंगडम में भी आप देखते हो कि उसकी सिमेट्री किस तरह से होती है, तरह तरह के एनिमल्स की। तो जो ह्यूमंस की सिमेट्री होती है वो बेसिकली बाइलेटरल सिमेट्री होती है, हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम बाइलेटरल सिमेट्री को ही है ना जो वो इंडिकेट करते हैं जाइगोमॉर्फिक से ये लोग, ठीक है। और जो हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ से अरेंज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और हमने पढ़ा था कि एक सिमेट्री होती है कि वो कभी बराबर कटती नहीं है, तो उसको एसिमेट्रिकल, यहाँ पे भी उसको एसिमेट्रिकल ही बोलते हैं, ठीक है ना। एसिमेट्रिकल हमने पढ़ा था कि इरेगुलर टाइप सिमेट्री होती है, ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देके रखिए, एक सिमेट्री और एसिमेट्री और नॉन सिमेट्री, ठीक है। तो अब तुम इसकी एग्जांपल्स को देखो कैसे याद करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक की एग्जांपल्स की। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब हमारी रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है बेसिकली, यहाँ लिखा भी हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये व्हेन ए फ्लावर कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ, अगर उनको 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में बांटा जाए, इन एनी रेडिकल, मतलब कोई भी किसी भी प्लेन से काटें पर उनके सेंटर से कटना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए वो चाकू जो भी हम लेके काटेंगे। भाई मर्डर मत कर देना किसी, ठीक है, चलो जान लो। अच्छा, तो इट इज कॉल्ड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है सर। अब एक्टिनोमॉर्फिक की एग्जांपल कैसे होती है, देखो कोई भी बंदा अगर दतूरा खा ले, दतूरा आपको पता है कि नशीला पदार्थ है, ठीक है, दतूरा खा के वो बड़ा ही मस्त हो जाता है, ठीक है सर, मस्त हो जाता है और वो चिल करता है एकदम, तो होगी ना याद। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल होगी दतूरा, मस्टर्ड, चिली, सिंपल। तो एक बंदा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तुमको एक बार फिर से बता देते हैं भाई। देखो क्या होता है कि जो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है कि एक बंदा है एक्टिनोमॉर्फिक,
एक बंदा है जो मस्त है एकदम, कैसे कैसे मस्त है, क्या कारण है उसकी मस्ती जो उसको आई हुई है, उसने खा लिया है धतूरा और अब वो हो गया एकदम चिल। ठीक है भाई, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें 2-3 एग्जांपल सिंपल ही है, ठीक है। अब जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में होती है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊंगा जो बेसिकली नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, इस बेसिस पे ये नहीं दिया गया पर लेकिन याद कर सकते हो तुम ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया बाइलेटरल। देखो तुम पी को काटो, जब ये मान लो एक मटर का दाना है तो इसको काटो तो ये दोनों हिस्सों में बराबर कटता है, मतलब इसका जो सिल्का होता है वो इधर भी बराबर आ रहा है उधर भी बराबर आ रहा है। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो कि बाइलेटरल सिमेट्री में हो गया पी, ठीक है। अगर हम बात करें और एक होता है गुलमोहर, गुलमोहर से तुम याद रखो गधा, गधे को अगर तुम काटो, मतलब हम काटा नहीं भाई, डिस्क्लेमर दे देते हैं पहले ही कि हमारी वीडियो को तुम सीरियस मत लेना, ठीक है। अब देखो गधे को तुम काटो तो उसकी सिमेट्री भी जाइगोमॉर्फिक ही है, ठीक है, एनिमल तो है, ठीक है। तो गधा हो गया। कैसिया से तुम याद रख सकते हो कि ऐसे भी गधा बन रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना तुम लोग, समझ रहे हो, तो इसकी भी जो है वो जाइगोमॉर्फिक होगी, ठीक है। और हम बात करते हैं आगे, बस होगी खत्म, कंप्लीट। पी, गुलमोहर, कैसिया और बीन, बीन भी एक तरह से पी की तरह ही रिलेटेड होता है, तो तुम इसको इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। कैसिया, गुलमोहर और पी और बीन, ठीक है। तो ये होगी 2 एग्जांपल। और एसिमेट्रिकल की एक ही एग्जांपल होती है, वो होती है हमारी कैना में होती है, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल वही हो गया कि किसी भी एंड से काटोगे वो बराबर कभी नहीं कट सकता। अब फ्लावर जो है कई बार क्या होता है कि ट्राइमेरस होते हैं और कई बार हमारे टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, पेंटामेरस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि ब्रैक्ट रेड्यूस लीफ, ठीक है, और फाउंड इन द बेस ऑफ पेडिकल, इसको ब्रैकेट बोलेंगे, और विदाउट ब्रैकेट उसको ई ब्रैकेट बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डायग्राम मैंने शायद ले रखी है यहाँ पे, नहीं इधर नहीं है, तो तुम समझो। देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये हमारा एक प्लांट फूल निकल रहा है, इसकी यहाँ पे भी लीव्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ पे लीव्स होते हैं। इवन कि ये प्लांट्स जो फूल है हमारा वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी लीव्स है, पर लेकिन ये जो छोटे छोटे लीव्स है ना, रेड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द प्लांट, बेस ऑफ द पेडिसल कह सकते हो तुम, मोर कंसाइजली वही रहेगा, तो इसको हम ब्रेसिएट बोलेंगे। और जिनमें ये ब्रैक्ट्स रेड्यूस लीफ नहीं होते हैं ना, उनको हम ई ब्रैकिएट बोलते हैं, ठीक है। दोस्त विदाउट ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड, तुम इसकी डायग्राम देख सकते हो गूगल पे सर्च करके, मैंने यहाँ डाली नहीं है, ठीक है। ऐसे ही होती है कि उनके जो पेडिसल पे जो होते हैं ना वो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं इनकी ओवरी जी की, ओवरी की बात करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा आसान टॉपिक है वैसे, इतना मुश्किल भी नहीं है समझने के लिए। तो अब क्या कहता है कि हम जो हमारा हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है, एपीगाइनस है, ये क्या है, क्या भला है इसको। तो देखो कहता है कि हम कैलेक्स जो बाहर वाली पोजीशन है, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है, हम इन तीनों को डिफाइन करते हैं इसके रिस्पेक्ट में कि ये कहीं ऊपर है या कहीं नीचे है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो हाइपोगाइनस में क्या होता है, ये सबसे पहले आता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस है मतलब बहुत सुपीरियर, ठीक है। और जो एपीगाइनस होता है वो होता है बिल्कुल इन्फीरियर है, यानी खत्म है ये। और ये जो है ना पेरीगाइनस, पेरीगाइनस होता है हमारा हाफ इन्फीरियर है, मतलब बीच वाला है। तो देखो जो हमारे हाइपोगाइनस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारी ओवरी होती है ना वो सबसे ऊपर होती है, ये देखो सबसे ऊपर है। बाकी सारे प्लांट्स इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोशियम, हमारे सेपल्स, पेटल्स, एक ही बात हुई, सब उसके नीचे हैं, ठीक है ना। तो जो ओवरी है वो थैलेमस के सबसे ऊपर है, ठीक है ना भाई, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। और अगर ओवरी जो है वो ऐसे रिम पे है, ठीक है ना, रिम नहीं मतलब अब तुम लेके चलो कि ऐसे फ्यूज टाइप हो गई है, तो वो हो गई हमारी सुपीरियर, इन्फीरियर ओवरी, मतलब इन्फीरियर है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। हाइपोगाइनस द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, मैंने बता दिया, विच आर सिचुएटेड, बाकी पार्ट जो है वो नीचे होते हैं उसके, ठीक है, उसको हम सुपीरियर बोलते हैं। एग्जांपल्स मैं याद करवा देता हूँ ये, पर तुम पहले ये देखो, जो हमारा एपीगाइनस है ना, एपीगाइनस फ्लावर,
वो क्या होता है बेसिकली इन्फीरियर होता है। उसमें क्या होता है कि थैलेमस जो है वो ऊपर ग्रो करता है और ओवरी जो है वो कंप्लीट इनक्लोजिंग, मतलब थैलेमस जो है ओवरी को पूरा कंप्लीट करता है और फ्यूज हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना। ये देखो तुम डायग्राम देखो, एकदम फ्यूज हो चुका है, थैलेमस भी ग्रो किया हुआ है, ओवरी उसके अंदर आ गई और एकदम फ्यूज टाइप हो गया, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसकी, जो हमने बीच में छोड़ा अभी, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस मतलब हाफ इन्फीरियर। तो ओवरी हाफ इन्फीरियर का मतलब देखो क्या होता है कि मतलब एकदम सेम लेवल पे ही है, रिम पे है एकदम, ठीक है ना, सेम ही लेवल है ऑलमोस्ट इनका। तो ये लिखा हुआ है इफ गाइनोशियम सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, मतलब उनका लेवल सेम ही है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए उसको हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। अब तुम इसकी एग्जांपल देखो, ठीक है भाई, देखो इसकी एग्जांपल किस तरह से याद करते हैं। सबसे पहले तुम सुपीरियर ओवरी की जब बात करोगे ना, तो उसमें हम बात करते हैं सुपीरियर ओवरी। तो चाइना जो है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, तो मानते हो इस, मतलब तुम तो नहीं मानते ना इस बात को, पर वो तो मानते हैं ना। तो वो क्या है, एकदम जो है चाइना एकदम अपने आप को सुपीरियर समझता है, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा चाइना रोज, ठीक है भाई। चाइना रोज के बाद हम बात करते हैं, उसके बाद तुम जो नहीं समझते उसको, तो तुम हमने क्या रहोगे, मस्त मस्टर्ड। मैंने बोला था ना कि जो मस्टर्ड की जो निमोनिक्स है वो मस्त ही रहेगी हमेशा। फिर हम बात करते हैं आगे, तुम क्या समझते हो उसको, ब्रिंजल। तो चाइना रोज जो है अपने, चाइना जो है अपने आप को बड़ा मस्त समझ, बड़ा सुपीरियर समझता है, पर लेकिन तुम क्या समझते हो उसको, एकदम ब्रिंजल है, तो इसलिए तुम मस्त हो भाई। याद करने का तरीका है और क्या, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बाकी तो इजी है एग्जाम्पल लिखना नहीं। देखो पेरिगाइनस का तुम ऐसे ही याद रख सकते हो, प्लम पीच रोज, एकदम राइमिंग बन रही है, तो आपको एकदम राइमिंग बोल के मिर्जापुर का डायलॉग याद आ गया, ठीक है भाई। तो मिर्जापुर तुम लोगों ने देखी होगी, चलो खैर जाना, क्या ही करेंगे। प्लम, पीच और रोज, ये एग्जाम्पल्स है हमारी पेरिगाइनस की, ठीक है। एपिगाइनस की एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एपिगाइनस हमने बताया कि थोड़ा डाउनवर्ड है, ठीक है ना। ओवरी जो है वो नीचे है, ओवरी जो है वो लोअर पार्ट है, इवन थैलेमस की भी लोअर चली जाएगी, ठीक है। तो तुम याद रखो लोअर मतलब जी, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल का जी 9.8, तो जी से तुम याद रखो गावा। और सन, सूरज की किरणें जो हैं, सन की जो किरणें हैं वो भी नीचे पड़ती हैं, सूरज की किरणें भी नीचे पड़ती हैं, तो सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। और एक तुमको फालतू याद करनी पड़ेगी, कुकुम्बर, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारी जो तकलीफ है इसमें दूर हो जाएगी, हो गई होगी एटलीस्ट, मुझे तो लगता है याद हो ही गया होगा। तो देखो एक बार फिर से मैं तुमको समझाता हूँ। सुपीरियर की जब बात करते हैं, तो सुपीरियर में बताया था चाइना जो है वो अपने आप को बड़ा ही सुपीरियर समझता है, पर लेकिन असल में तो वो क्या है, ब्रिंजल है। तुम क्या समझते हो चाइना, तुम तो अपने आप को बड़ा मस्त समझते हो ना, तुम तो समझोगे ही भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फीरियर की। इन्फीरियर की बात करते हैं तो जी मतलब इन्फीरियर है तो नीचे वाली साइड है, ओवरी जो एकदम नीचे वाली साइड है, तो उसकी जी की वैल्यू होगी गावा। जी की वैल्यू तो 9.8, तुम तो 10 ही लेते होगे। सी जो कुकुम्बर तुमको याद रखना पड़ेगा, और सूरज की किरणें जो है वो नीचे पड़ती हैं, तो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है भाई। देखो भाई अब तुम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को भी देख लिया जाए, जो मैं तब से बोली जा रहा था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब ये तो हो गया ना, इसके अंदर भी पार्ट्स होंगे, ये एक मेजर यूनिट है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट, मतलब ये नाम दिया है कलेक्टिवली उन पार्ट्स को, जैसे सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, वो सब इनके अंदर आते हैं। जैसे एंड्रोशियम की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, तो एंड्रोशियम में हमारा क्या आता है बेसिकली, एंथर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंथर और उसके पार्ट्स, तो इस तरह से इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सबसे बाहर वाला क्या है, कैलिक्स आउटर मोस्ट, और गाइनोशियम जो है सबसे इनर वाला है, ओके। अब देखो द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स। जो कैलिक्स के मेंबर्स होते हैं उनको हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है सर। कैलिक्स जो है वो ग्रीन पार्ट होता है और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड स्टेज पे, जब वो बन रहा होता है अभी, ठीक है। अगर कैलिक्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये जो पॉलीसेप्लस है और गैमोसेप्लस है, ये बेसिकली हम फैमिलीज में पढ़ेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी हमको पहले देखनी पड़ेगी। तो गैमोसेप्लस क्या होता है कि अगर सेपल जो है वो यूनाइट है तो उसको हम गैमोसेप्लस बोलेंगे, और अगर फ्री है तो उनको हम पॉलीसेप्लस बोलेंगे, ठीक है, सेपल्स। और अगर हमारे पेटल्स जो हैं वो फ्री हैं तो उनको हम पॉलीपेटल्स बोलेंगे, और अगर हमारे
पेटल्स जो है वो यूनाइटेड है तो उनको हम गैमोपेटल्स बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि गैमो और पॉली ये तो सेम रखना है, तो बस पेटल्स जब हम पेटल्स की बात करेंगे तो पॉलीपेटल्स कर देंगे और गैमोपेटल्स कर देंगे, ठीक है। तो मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ, ग्रीन पार्ट की बात कर रहे थे ना हम, तो ये रहा, ये देखो, ये जो हरी पत्ती है ना ये सेपल है, ठीक है भाई। ये किसका पार्ट है? कैलेक्स का। तभी मैं इसको उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मैंने कहा पहले एक्सप्लेन पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है भाई। और ये जो हमारा सेपल के बाद मैंने क्या बताया, पेटल। पेटल होता है बेसिकली ये कलरफुल पार्ट, देख रहे हो तुम, ये कलरफुल, गंदी बड़ा बड़ा हुआ एक तो स्वच्छ भारत अभियान लगाएंगे। देखो पेटल जो है वो क्या होता है, पेटल बेसिकली कलरफुल पार्ट होता है। अब कलरफुल पार्ट है तो वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करेगा ताकि वो पॉलिनेशन कर पाए, ठीक है ना। पेटल्स जो है वो अपनी तरफ इंट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट को, क्योंकि भाई वो रंग बिरंगे पार्ट है। और अगर फ्यूज्ड होगा, ठीक है ना, फ्यूज्ड होगा तो गैमोपेटल्स, और अगर फ्री होंगे तो पॉलीपेटल्स। सिंपल हो गया होगा तुमको याद अभी तक, ठीक है भाई। तो ये देखो, करोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये भी मैं बता चुका हूँ। लाइक कैलेक्स करोला आल्सो मे बी गैमोपेटल्स, ठीक है। यहाँ मतलब पेटल्स यूनाइटेड या पॉलीपेटल्स, पेटल्स फ्री। अच्छा, यहाँ पे शेप जो है ना कैलेक्स करोला की बेसिकली वो बहुत वेरी कर सकती है, ठीक है ना। वो ट्यूबुलर हो सकते हैं, वो बेल शेप हो सकते हैं, फनल भी बन सकती है, व्हील शेप भी बन सकती है, तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, हमने देखा भी है। एस्टिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होता है? अब एस्टिवेशन होता है कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है अदर मेंबर्स से देखा जाए तो, ठीक है ना, ठीक है, उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट, ठीक है ना, इन द फ्लोरल बड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स। मतलब एक तुम सिंपल भाषा में अगर एस्टिवेशन का मतलब जानना चाहते हो तो कि एक फूल पे जो है वो सेपल्स और पेटल्स किस तरह से अरेंजमेंट हुए हुए हैं, उस प्रोसेस को हम, उस सिस्टम को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन को याद करेंगे अब हम। एस्टिवेशन बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है वो 3-4 तरह की है, ठीक है। सबसे पहले हम एस्टिवेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ज्ञान भाई साहब ने दिया हुआ है ये हमारी वेलवेट है, ठीक है। तो तुम वेलवेट को कैसे समझोगे? वेलवेट मतलब बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, ठीक है। वेलवेट से तुम ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। वेल मेंटेन का मतलब क्या हुआ? मतलब देखो इसमें कितना सिस्टम तरीके से लगा है, बिल्कुल ऐसे एकदम अरेंजमेंट से, कितना तगड़ा है। तो अब देखते हैं क्या तगड़ा है इसमें। देखो व्हेन सेपल जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो बिल्कुल जस्ट टच कर रहे हैं, कोई ज्यादा टच भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग भी किसी तरह की हुई नहीं है इधर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वेलवेट, ठीक है। अब देखो, अब इसकी एग्जांपल्स मैं बाद में बताता हूँ, पहले तुम इसको समझ लो, ठीक है। वेलवेट की बात होती है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि ट्विस्टेड में क्या होता है कि अपेंडेजेस जो है वो ओवरलैप किया होता है एक से दूसरे में। तो मैं देखना तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी इस और इस डायग्राम में, ठीक है। ये होती है ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड में क्या होता है कि वो आपस में ओवरलैप हुए होते हैं। इस ये जो है ये हमारी इम्ब्रिकेट है, ठीक है। इम्ब्रिकेट में भी ये ओवरलैप हुए होते हैं, ठीक है। इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैप होते हैं पर लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बेसिकली कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और ये वैक्सिलरी है, इसको मैं सब समझाता हूँ बाद में, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो। देखो पेपर में तुम्हें डायग्राम आएगी पहचानने के लिए, सबसे पहले डायग्राम आएगी, डायग्राम को कैसे पहचाना जाएगा भाई। देखो इसमें है क्या, वो कह रहा है, देखो एक अंदर है, ठीक है, एक बाहर है, इस एंड से एक बाहर है ना, ठीक है। मतलब एक का, जैसे ये है ना, एक पत्ती है ये वाली, इसका एक ही एंड अंदर है, अगर एक एंड अंदर है तो दूसरा बाहर है। देखो मैं तुमको थोड़ा सा ध्यान से, क्लैरिटी आ जाएगी तुमको एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। देखो ये देखो, इसका एक एंड बाहर है ना, इसका एक एंड अंदर है, एक एंड बाहर है, इसका भी एक एंड अंदर है, एक एंड बाहर है, इसका भी एक एंड अंदर, एक एंड बाहर है। तो इस तरह से तुम इसको याद रख सकते हो क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन है, सारे एक तरह से ये अरेंज हुए हुए हैं, बेसिकली बेसिकली ओवरलैप हुए हुए हैं पर लेकिन इनकी डायरेक्शन तो एक है ना। अब इसमें देखो कोई खास डायरेक्शन तुमको दिखेगी नहीं, इसमें दोनों ही अंदर हो गए, इसमें एक बाहर हो गया, एक अंदर हो गया। तो इस तरह से तुम इसको पहचान सकते हो कि इसमें कोई खास डायरेक्शन है नहीं, इसमें जो है वो वेल डायरेक्शन है। अब वैक्सिलरी में क्या होता है, वैक्सिलरी अरेंजमेंट में जो है वो जो सबसे, इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से चढ़ा होता है बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा वाला पेटल्स हो गए, 5 पेटल्स होते हैं इसमें बेसिकली, इसको फैमिलीज में भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें एक बड़ा वाला पेटल्स होता है, ये ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है।
इसके नीचे दो होते हैं, इसको हम विंग्स बोलते हैं, और ये जो नीचे दो हैं इसको कील बोलते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखो, 1 + 2 + 2। ये 2 में ब्रैकेट इसलिए लगाई कि ये फ्यूज्ड है। ठीक है, ये दोनों तो फ्री हैं, तुम देखो ध्यान से डायग्राम में अगर, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड, दिस वन इज विंग्स और दिस वन इज कील। ठीक है सर, ये हो जाएगा याद। इसका अरेंजमेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये एक फैमिली में स्पेसिफिक इसका अरेंजमेंट होता है, वो हम फैमिली से पढ़ेंगे तो बताता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है, मतलब ये एक ही है ना, ये दो है पर ये फ्यूज नहीं है। देखो फैमिलीज की कुछ कुछ टाइप में तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये फ्यूज्ड है। ठीक है, तो नीचे वाला सही में फ्यूज्ड भी है। ठीक है ना, इसकी एग्जाम्पल यहाँ कोई दे नहीं रखी है एग्जाम्पल, एक्चुअली इसकी एग्जाम्पल जो है हम उसी में पढ़ते हैं, जो हम फैमिली देखेंगे इसकी स्पेसिफिक इससे फैमिली है कौन सी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम याद रखो वेलवेट की एग्जांपल सिर्फ एक ही है। वेलवेट की एग्जांपल सिर्फ कैलोट्रॉपिस है, तो एक तो तुम याद कर ही सकते हो, कैलोट्रॉपिस इज नॉट ए बिग डील। ठीक है, अब तुमको समझाते हैं ट्विस्टेड की एग्जांपल्स। ध्यान से सुनना भाई, आज नहीं किया है वैसे तो चलो फिर भी। चाइना जो है उन्होंने सबको ट्विस्ट कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है भाई, चाइना ने सबको ट्विस्ट कर दिया, तो ट्विस्ट करने के बाद जो खून निकलता है उसको हम किससे साफ करेंगे? कॉटन से। ठीक है, या तुम ऐसे याद रख सकते हो कि चाइना ने ट्विस्ट किया सबको, तो एक लाइन तो ये याद हो गई। तो एक लेडी है जिसकी उंगली है वो भी ट्विस्ट हो गई है, और उसको हम कॉटन से साफ करेंगे, उसमें जो ब्लीडिंग होगी। ठीक है, सिंपल याद करने का एक तरीका है बेटा, ऐसा कुछ होता नहीं है पर लेकिन चलो याद तो करना ही है ना तुमको। देखो पता क्या, मैंने देखा है यूजुअली जो PCMB या ABCD करके निमोनिक्स होती है वो थोड़ी दिक्कत करती है। अगर कुछ सेंटेंस होगा तो वो इजी याद होता है। ठीक है, देखो क्या सेंटेंस था कि जो चाइना है उसने कर दिया ट्विस्ट, तो मतलब ट्विस्टेड की एग्जांपल्स हो गई। ट्विस्ट करने के बाद क्या हुआ, एक लेडी है जिसकी उंगली ट्विस्ट हो गई। ठीक है, उस लेडी की जो नाम है उसको जो ब्लीडिंग हुई उसको कॉटन से साफ करेंगे, तो इसकी एग्जांपल हो जाएंगी चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ठीक है, ये एग्जांपल है ट्विस्टेड की। ठीक है, वेलवेट की एग्जांपल एक ही है, वेलवेट की एग्जांपल जो है वो कैलोट्रॉपिस है। अब इम्ब्रिकेट की बात करते हैं, तो इम्ब्रिकेट में सबसे पहले हमने देखा क्या था, इम्ब्रिकेट में हमने ये तो देखा ही था कि जो हमारा इम्ब्रिकेट है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब कभी दो अंदर है तो कभी एक बाहर है, कभी एक अंदर है तो कभी दो बाहर है। ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल ऐसा है, तो गधे की तरह काम करता है। तो गधा हो गया गुलमोहर, एक ही निमोनिक्स मैंने 7 जगह यूज किया, गधा को जब भी मैंने डिनोट किया तो गुलमोहर से ही डिनोट किया, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो माइक तो मैंने लगाया ही नहीं, सॉरी। देखो अब बात करते हैं गुलमोहर की। ठीक है सर। अब सर अगर साउंड खराब होगी तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, पर लेकिन कोई बात नहीं, माफ़ तो कर ही दोगे तुम मुझे। अच्छा, इम्ब्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो वो हो गया गुलमोहर, और कैसिया की, इसमें कैसिया भी मैंने बताया था कि उससे भी हम गधे को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, एज हो गया गधा, और इसको भी एग्जाम्पल जो है वो इम्ब्रिकेट हो गई। ठीक है, अब वैक्सिलरी की एग्जाम्पल जो है एक फैमिली में आती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हालांकि इसकी एग्जाम्पल यहाँ मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है, तुम PYQ भी लगाओगे ना तो देखना एकदम NCERT से है, पर अगर 2005 के पीछे जाओगे तो फिर तुम्हें दिक्कत करेंगे, और वैसी बात है क्योंकि उस वक्त NCERT जो थी वो है। देखो मैं तुमको एक बार रिपीट करवाता हूँ। सबसे पहले वेलवेट की एग्जाम्पल हमने देखी कि वेलवेट मतलब एक वेल डायरेक्शन में है, तो ओवरलैप जस्ट स्लाइड टच कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, नो ओवरलैपिंग, इसमें किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्विस्टेड की, तो ट्विस्टेड में जो है वो ओवरलैपिंग है, ये देखो ओवरलैपिंग, पर लेकिन ट्विस्टेड की ओवरलैपिंग एक डायरेक्शन में है, एक अंदर है और एक बाहर है। ठीक है ना, एक पॉइंट से अंदर है वो और एक पॉइंट से बाहर है। इसकी ओवरलैपिंग की बात करें तो भाई ये देखो एक अंदर एक बाहर, दोनों ही अंदर आ गए इसमें, तो ये एग्जांपल हो गई इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट की एग्जांपल है, मतलब इम्ब्रिकेट में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें एग्जांपल आ गई गधा, गुलमोहर, स्पेलिंग देख लेना तुम गुलमोहर का, और एक होती है ना मैंने बताया था कैसिया, दोनों ही गधों से डिनोट किया मैंने। ठीक है, बड़ा याद करने का जुगाड़ है और क्या। ठीक है, तुम लोग भी सोच रहे हो कैसा मास्टर है ये। ठीक है ना, तो मतलब याद तो कर ही सकते हो, वैसे इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। ठीक है, अब ट्विस्टेड की हम बात करते हैं, तो ट्विस्टेड की जब हम बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल्स जो होंगी ना, ट्विस्टेड की मैंने बताई कि चाइना रोज, चाइना ने सबको ट्विस्ट करा दिया।
एक लेडी की फिंगर जो है वो ट्विस्ट हो गई तो बन गया लेडी फिंगर। अब लेडी फिंगर को जो ट्विस्टेड हुई इसमें ब्लीडिंग हुई तो उसमें क्या होगा, कॉटन। तो इस तरह से तुम जो है इसको याद कर सकते हो, ठीक है सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता क्या है, ये मैंने तुमको बताया था ना, हमारा अरेंजमेंट होता है उसका वैक्सिलरी अरेंजमेंट, ठीक है। दो जो उसमें होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक विंग्स होते हैं और ये कील होते हैं, ठीक है सर। तो ये रियल लाइफ में जो फ्लावर है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसको उन्होंने नाम दिया था तो ये इस तरह का फ्लावर है, ठीक है। इसको तुम ध्यान में रखना क्या दिया हुआ। अच्छा भाई, एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम में बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। अब स्टेमन क्या होते हैं, तुम सोचोगे सर ये स्टेमन क्या भला है, तो दिखाते हैं स्टेमन क्या भला है। तो देखो ये जो एंथर है ना और ये फिलामेंट है, ये ही कंप्राइजेस करते हैं स्टेमन को। और एंड्रोशियम कंपोज्ड ऑफ किसमें होता है, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, ठीक है। तो बेसिकली आ जाके बात वहीं पे आती है कि है तो मेल पार्ट ही है ना। अच्छा यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्टेमिनोड किसको बोलते हैं सर। स्टेमिनोड होता है कि एंथर जो है वो अगर स्ट्राइल है, मतलब स्टेमन की अगर तुम मोर कंसाइजली यहाँ पे बात की गई है कि अगर स्टेमन है वो स्ट्राइल है, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, गैमीट्स नहीं बना सकता है मोर कंसाइजली तुमको, तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनोड। स्टेमिनोड मतलब एक स्ट्राइल स्टेमन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, स्टेमिन विच इज रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक, स्टॉक उसकी डंडी, और ए फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट भी वही, फिलामेंट और स्टॉक एक ही बात हुई। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड लोब हैज 2 चैम्बर, मतलब उसमें बाइलोब्ड होते हैं एंथर। ये सब तुम पढ़ोगे जब हम तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक्स, ठीक है। हमारा एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है, ठीक है। उसमें 2 लोब्स होते हैं और हर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे, एंथर बाइलोब्ड है, हर एक और एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स। हाँ ये देखना, जिसमें कई बार क्या होता है कि जो स्टेमन है ना हमारा, जैसे यहाँ पे देखो, इसकी फिर जरूरत पड़ रही है फोटो की, हियर वी गो, यस। ये देखो ये जो है ना हमारा स्टेमन, ये कई बार क्या होता है कुछ पार्ट से जुड़ा होता है। जैसे ये हमारे पेटल्स हैं, देख रहे हो कलरफुल पार्ट जो पीछे, तो अगर एंथर जो है वो पेटल से जुड़ा हुआ है ना तो उसको हम एपीपेटलस बोलेंगे, ठीक है सर। और यही बात वो आगे कर रहा है यहाँ पे, देखो स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स अमंग देमसेल्फ, ठीक है। व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू पेटल्स उसको हम एपीपेटलस बोलते हैं। ऐसा ब्रिंजल के केस में होता है, तुम देख लेना, ठीक है। एपीपेटलस मैंने बताया पीछे भी क्या होता है। एपीफेलस क्या होता है, मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें कैलेक्स और हमारा करोला जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो वो मतलब पता ही नहीं चलता कि कौन सा कैलेक्स है कौन सा करोला है, तो उस कंडीशन को हम पेरियांथ बोलते थे, ठीक है। जैसे लिली में होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन की मतलब अगर हमारा जो स्टेमन है, जहाँ हम कह सकते हैं एंथर है, ठीक है। एंथर जो है वो अगर इस कंडीशन से जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो उसको हम एपीफिलस बोलेंगे। जैसे लिली में हमें देखा गया, लिली में ही हमने देखा था कि पेरियांथ कंडीशन जो है वो होती है, ठीक है। द स्टेमन इन फ्लावर में आइदर बी पॉलीटेंड्रस, पॉली का मैंने मतलब बता दिया था कि फ्री होता है, और या यूनाइटेड भी हो सकता है, ठीक है। द स्टेमन में भी बंच में होगा, एक बंडल में होगा तो उसको मोनो बोलेंगे, मोनोडिल्फस। मोनोडिल्फस होता है चाइना रोज में, 2 बंडल्स होंगे तो वो हो जाएगा सिट्रस में, और 3 बंडल होंगे तो 2 बंडल होंगे तो वो पीस में होगा, मतलब डाइडिल्फस होगा तो वो पी में होगा, और पॉलीडिल्फस होगा मोर देन 2 बंडल्स तो उसको हम सिट्रस बोलेंगे, ठीक है। देयर मे बी वेरिएशन ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट वो जो डंडी होगी ना उसकी एंथर की, ये देखो फिलामेंट विद इन अ फ्लावर, जैसे सेल्विया और मस्टर्ड, इनमें जो है ना इनकी जो हमने फिलामेंट की लेंथ है ये वेरी करती है, ठीक है सर। तो हमने देखा कि जो मोनोडिल्फस है, मोनोडिल्फस होता है चाइना रोज में, ठीक है। मोनोडिल्फस होता है चाइना रोज में, डाइडिल्फस होता है इसका पी में, और पॉलीडिल्फस जो होता है वो होता है हमारा सिट्रस में। इस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और PYQ जब तुम करोगे या तुमने किए भी होंगे ऑलरेडी, तो तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे मोनोडिल्फस, डाइडिल्फस और पॉलीडिल्फस पे। बेसिकली ये मोनोडिल्फस, डाइडिल्फस, पॉलीडिल्फस हम फैमिलीज पे भी कवर करते हैं, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब गाइनोशियम की बात करते हैं, तो गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है सर। गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट्स मेड अप ऑफ एक से ज़्यादा कार्पल होंगे, ठीक है। उसमें क्या थे, सेपल्स थे, स्टेमन थे उसमें, और इसमें कार्पल है। मतलब जो एंड्रोशियम है उसमें स्टेमन होगा ना, इसमें कार्पल्स हैं।
कार्पल जो है वो यूजुअली 3 पार्ट्स में कंसिडर होता है, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज ऑन द इलॉन्गेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। द स्टाइल कनेक्ट्स टू द ओवरी स्टिग्मा। इसको डायग्रामेटिकली समझो तुमको ज़्यादा समझ आएगी। देखो भाई ये जो डायग्राम चिपका के लाई है ना, ये बहुत काम की डायग्राम है, इससे बहुत चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। देखो ये जो है ना, ये हमारा ऊपर ये स्टिग्मा है। जब भी कोई पोलन ग्रेन आएगा, सबसे पहले मान लो ये एक पोलन ग्रेन है, इंसेक्ट के थ्रू आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, तो स्टिग्मा पहचानेगा सबसे पहले पोलन ग्रेन की वेरिएबिलिटी, ये भाई पोलन ग्रेन अपना पोलन ग्रेन भी है या कहीं वो पड़ोस का आया, मतलब पड़ोस का ही आएगा, पर लेकिन क्या पता मैंगो का होगा, मैंगो का पोलन ग्रेन आ जाए इस पे, तो ये हो कुछ और ही, तो वो थोड़ी हो सकता है। तो ये स्टिग्मा जो है वो पहचानेगा। ये टॉपिक जो है ना, ये 12th में ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। फिर वो स्टाइल के थ्रू नीचे आएगा, ठीक है, स्टाइल के थ्रू नीचे आएगा और फिर वो आ जाएगी ओवरी। ओवरी के अंदर एव्यूल्स होंगे, ठीक है। ये डायग्राम का मतलब है, ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ, देखो ओवरी जो है एक इनलार्ज बेसल पार्ट है ऑन विच लाइज एक इलॉन्गेटेड ट्यूब्यूल है, ट्यूब है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया ना सबसे ऊपर वाला, फिर ये जो पाइप है इसको हम बोलेंगे स्टाइल और उसके नीचे ओ, ठीक है सर, ये हो गया हमारा। अच्छा, एट द टिप ऑफ स्टाइल इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन। मैंने बताया कि जो टिप है यहाँ पे ही तो पोलन ग्रेन आएगा ना, ठीक है सर। देखो ईच ओवरी बियर 1 और 2 ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, मैंने ये भी बताया। वो किस तरह से अटैच होते हैं, क्यूशन में अटैच होते हैं, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। अब एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट होगा और वो फ्री भी हो सकते हैं, जैसे लोटस और रोज में, ठीक है। कार्पल अगर फ्यूज्ड है तो वो लोटस और रोज में होंगे, और अगर फ्यूज नहीं है तो वो सिनकार्पस बोलते हैं उनको, ठीक है। और अगर फ्री हैं तो उनको एपोकार्पस बोलेंगे। देखो क्या होता है कि जो कार्पल है, एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, पर लेकिन इसको साइड पे लिख के तुम सिंपली समझ सकते हो इजीली। देखो कार्पल क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि फ्री होते हैं, तो जो फ्री होंगे वो एपोकार्पस में होंगे, और अगर फ्यूज्ड होंगे ना तो वो सिनकार्पस के होंगे। ये भी अगेन 12th का ही टॉपिक है। एपोकार्पस और सिनकार्पस क्या होते हैं 12th में पढ़ा जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाते हैं और ओवरी जो है वो मैच्योर फ्रूट में बन जाती है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। इसमें आती है भाई साहब दिक्कत। प्लेसेंटेशन क्या होता है? होता तो कुछ नहीं है, ईजी होता है। देखो मार्कर क्यों चल रहा है भाई, पेन कहाँ है? ये रहा पेन। अच्छा भाई, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। कि जो ओव्यूल किस तरह से अरेंज हो रहे हैं ओवरी के अंदर, उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेंटेशन जो है वो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है ना वो एक रिज पे होता है, ठीक है, along the ventral structure of the ovary and the ovary borne on the ridge forming 2 rows। देखो जो हम पी की अगर हम बात करें तो भाई डायग्राम ही खा दी इसकी, ये देखो पी है ना, एकदम मार्जिन पे है सब कुछ, ठीक है ना। तो मार्जिन पे है तो इसको हम याद रख सकते हैं कि ये मार्जिनल है, ठीक है सर। ये हो गया मार्जिनल। फिर हम बात करते हैं एक्साइल की बात करते हैं। तो एक्साइल की जो हम बात करते हैं ना, एक्साइल में इसकी निमोनिक्स जो है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्साइल की बात करते हैं। तो एक्साइल में क्या होगा, सबसे पहले एक्साइल की निमोनिक्स जो है वो बड़ी इजी टाइप है, तो मैं तुमको बताता हूँ। बड़ी फनी टाइप एक्साइल की जो निमोनिक्स है। एक्साइल का मतलब क्या समझो, चाकू की तरह। एक्साइल एक्सी जो होता है हमारा, ठीक है। तो तुम सोचो कि तुम चाइना को काटना चाहते हो क्योंकि उन्होंने बड़ा दुख दिया, इतना लॉकडाउन लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चाइना को तुम टमाटर और नींबू की तरह काटना चाहते हो, लेमन, ठीक है। यू कैन कट द चाइना, मतलब तुम चाइना को काटोगे टमाटर और नींबू की तरह, ठीक है। बस याद होगी एग्जाम्पल्स हो गए, ये तो लिखा हुआ है। एक्साइल में क्या होता है, चाइना रोज और टमाटो और लेमन, 3 तो एग्जाम्पल हैं। होता क्या इसमें बेसिकली इस तरह से एक्सिल बनता है, जिसकी डायग्रामेटिकली ज़्यादा समझ आता है। ये देखो ये एक्सिस बन रहा ना, इस एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है। ये देखो एक्सिल बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा क्या है, व्हेन प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवरी, ठीक है।
द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्साइल, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स होगी चाइना रोस्ट, टोमेटो और लेमन। पेराइटल में क्या होता है, ओव्यूल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं इनर वॉल में, ठीक है। इनर वॉल ये देखो, ये वाली, ये देखो ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इनर वॉल्स में डेवलप हो रहे हैं एंड पेरीफ्री पे हो रहे हैं। पेरीफ्री से तुम कैसे याद रखोगी, जो पेराइटल है ना, पेराइटल से ही पेरीफ्री बन जाता है, ठीक है सर। पेराइटल से पेरीफ्री बन गया, ठीक है, तो उसको हम याद रख सकते हैं। ओवरी बेसिकली इसमें वन चैम्बर ही होती है, पर लेकिन इसमें ना फॉल्स सेप्टम होता है। फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से इसमें ओवरी जो है ऐसे दिखती है टू चैम्बर, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड, इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड ही है, क्या पेज काट दिएगा, नहीं यही पे देखो, इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड और अजीमोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट, इसके बाद एक और है, देखो ये जो सेंटर में आ जाता है ना सारा कुछ, तो इसकी एग्जांपल है डायंथस और प्राइमोस। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये याद हो जाती है आराम से, ठीक है। तो क्योंकि पता क्या चैप्टर में एग्जांपल्स हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा निमोनिक्स भी ठीक नहीं है सेहत के लिए, बीमार कर सकती हैं। तो जितनी बताई हैं उससे याद रखो, बाकी ईजी ही है, इतना कोई कम्प्लेक्स भी नहीं है। तुम 2-3 बार रीड करोगे सुबह उठ के मस्त रट्टा मार लोगे, ठीक है। सेप्टा जो एब्सेंट होता है ये हो गया ना। द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या हुआ, कोई सेंटर ही नहीं बन पाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें कोई सेप्टा नहीं है, सेप्टम बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल हो गया। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, ठीक है। बेसल प्लेसेंटा में होगा, बेस ऑफ द ओवरी पे डेवलप होगा एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होता है, ये देखो ये बेस ऑफ ओव्यूल पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, प्लस जो उसका मार्जिन है, ठीक है सर। अब फ्रूट की बात करते हैं, ठीक है सर। तो फ्रूट शुरू करते हैं। फ्रूट में क्या होता है, बेसिकली फ्रूट एक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। फ्रूट बेसिकली एक मेच्योर या राइपनिंग ओवरी होती है। और ये एक मिनट, तुम लोगों को सेप्टा का मतलब पता है वैसे? सेप्टा पता क्या होता है? सेप्टा हो गया कोई भी पार्टीशन, जैसे ये पार्टीशन हो रही है ना इसमें, तो ये सेप्टा हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बेसिकली मैं ये समझ के चल रहा है कि तुमको आइडिया है थोड़ा बहुत चैप्टर का पहले ही, तो इसलिए मैंने सेप्टा को स्किप कर दिया, जैसे ईजी टर्म है क्योंकि बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है ये सब, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक फ्रूट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बिना बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ईजी है। अब जनरली क्या होता है, फ्रूट की वॉल जो हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट एक तो वॉल होगी और सीड्स होंगे। पेरिकार्प जो है वो ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। अगर वो थिक और फ्लैशी है ना तो वो डिफरेंशिएट हुई होती है। एक होता है एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प। एपिकार्प मतलब सबसे बाहर वाला पार्ट, आउटर पार्ट, मीजोकार्प मतलब सेंटर वाला, और एंडोकार्प मतलब, हमारी एनसीईआरटी में बेसिकली फ्रूट जो है ना इतना डिटेल में दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर हम फ्रूट की डिटेलिंग में जाएं तो फ्रूट का टर्म बहुत लंबा है, बहुत डिटेल टॉपिक है, पर लेकिन हमें जानना ही नहीं है, पेपर में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एपिकार्प हो गया आउटर पार्ट, मीजोकार्प हो गया सेंटर वाला, और एंडोकार्प जो है वो सबसे अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो आगे देखिए, एक मैंगो और जो कोकोनट की ही यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है। इनमें जो फ्रूट होता है ना ये ड्रूप फ्रूट होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, ठीक है। द डेवलपमेंट फ्रॉम द मोनोकैपिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड वन आर सीडेड। देखो ये जो बने होते हैं ना ये मोनोकैपिलरी मतलब सिंगल, सुपीरियर ओवरी से बने होते हैं, एंड आर वन सीडेड मतलब सीड एक ही होगा। एंड द इन मैंगो जो पेरिकार्प है ना वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है। पेरिकार्प जो उसकी वॉल हो गई इनटू थिन एपिकार्प, एंड उसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है, ठीक है। तुम ऐसे याद रख सकते हो कि मैंगो में जो एडिबल पार्ट है एम से ही मैंगो है, एम से ही मीजोकार्प है, ठीक है सर। मीजोकार्प एंड इनर जो है उसका हार्ड स्टोनी है एंडोकार्प, ठीक है। कोकोनट जो है वो उसमें जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें फ्रूट में कोई खास डिटेल दी नहीं है। जैसे एप्पल अगर हम बात करें तो फॉल्स फ्रूट है क्योंकि वो थैलेमस से डेवलप होता है। तो फ्रूट की थोड़ी डिटेल है, अगर आपको चाहिए तो हम पढ़ा भी देंगे किसी दिन, पर लेकिन आपके पेपर में नहीं आएगा, तो लेट्स नॉट मैच दिस अप, ठीक। अब सीड की बात करते हैं सर। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल्स ही सीड बनेंगे। एक सीड की जो है वो सीड कोट होगी और उसके अंदर एक एम्ब्रियो होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको जो पार्ट स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि एक एम्ब्रियो का रेडिकल होता है और एक उसका प्लम्यूल होता है। तो अब हम देखते हैं, देखो जो एम्ब्रियो है ना वो मेड अप होता है रेडिकल से, एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस से, ठीक है। एज वन उसमें कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो में।
अगर सिंगल कॉटिलिडन्स होगा तो वो मोनोकॉट होगा। बेसिकली मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब ही यही है कि वो सिंगल है, ठीक है ना, मोनो का मतलब सिंगल है। तो मोनोकॉट है तो उसकी एग्जांपल है वीट और मेज। मैंने वीट की एग्जांपल भी बताई थी कि वीट जो है हमारी वो फाइब्रस रूट की एग्जांपल होती है, और फाइब्रस रूट बेसिकली मोनोकॉट्स के लिए ही तो होती है। तो वीट और मेज वो मोनोकॉट होते हैं। अगर दो कॉटिलिडन्स होंगे तो वो डाइकॉट्स हो गए, जैसे ग्राम और पीस में, ठीक है। अगर डाइकॉट की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका सीड का जो आउटर कोस्ट है उसको सीड कोट बोलेंगे, और सीड कोट की जो है ना वो दो लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली लेयर होगी उसको टेस्टा बोलेंगे, और इनर लेयर होगी उसको टैगमेंट बोलेंगे, ठीक है। हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट। ये देखो, ये जो है ना ये वाला स्कार सा, ये हाइलम है, ठीक है। हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट, जो अटैच होता है डेवलपिंग सीड से, ठीक है। सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट अबव द हाइलम। अब हाइलम के ऊपर ना एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, विद इन द सीड कोट द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 एम्ब्रोनिकल एक्सिस। ये आ गया ना एम्ब्रोनिकल एक्सिस, 2 एम्ब्रोनिकल एक्सिस होते हैं इसमें। उसमें वो सीड का जो स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर फ्लावरिंग प्लांट में दिया तो क्या दिया नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो 2 कॉटिलिडन्स हो गए। मोनो डाइकॉट का पढ़ रहे हैं ना ये हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट का, ठीक है। तो तभी 2 कॉटिलिडन्स है। द कॉटिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कॉटिलिडन्स में जो है वो फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ एम्ब्रोनिकल एक्सिस द रेडिकल एंड द प्लेम्यूल। ये देखो, ये रेडिकल, ये प्लेम्यूल हो गया ना, ये वाला, ये प्लेम्यूल, ये रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलती है? रूट, और जो हमारा प्लेम्यूल है उससे निकलती है शूट, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ एम्ब्रोनिकल एक्सिस रूट एंड प्लेम्यूल इन सम सीड्स। एंडोस्पर्म जो है ना वो डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन भी अभी हमारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। इस फूड स्टोरिंग टिश्यू, इसको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। इन प्लांट सच बीन ग्राम्स एंड पी, ठीक है। इसमें जो है एंडोस्पर्म जो है वो इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। मतलब जब सीड जो होता है हमारा बन रहा होता है, जब भी एम्ब्रियो होता है तब उसमें एंडोस्पर्म होता है। और सच सीड और जिनमें नहीं होता ना उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। मतलब जिनमें एंडोस्पर्म होगा उनको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, और जिनमें नहीं होगा उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की हम बात करते हैं तो उसमें बीन, ग्राम और पी की एग्जांपल्स आ जाती है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, ये इतना सब क्या है। तो ये बस एक यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो 11th की अगर हम बात करें तो इसमें जस्ट एक रफ आइडिया तुमको दिया जाता है, सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया हुआ है एंजियोस्पर्म के बारे में। पर जब हम 12th में जाते हैं एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग पार्ट, आई गेस सेकंड ही चैप्टर है, तो उसमें हम ये सब डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसकी चिंता नहीं करनी, अगर मे भी समझ आ रहा है थोड़ा तो इसको 12th में देखते हैं, ठीक है। मोनोकॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोनोकॉट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके पास सबसे पहले कॉटिलिडन तो एक ही होगा। इसके कॉटिलिडन को हम स्कटलम बोलते हैं, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है स्कटलम, यहीं से आइडिया आया था एक्चुअली मुझे, ठीक है। तो अच्छा लगा, हमारे चैनल का नाम भी किताबों में छपा हुआ है, ठीक है ना। तो जनरली मोनोकॉट्स सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, ठीक है। मोनोकॉट के जो सीड्स होते हैं ना जनरली वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, पर जो ऑर्चिड होता है ना हमारा वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। अब देखो, जो आउटर लेयर होती है ना एंडोस्पर्म की वो प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम एलिलोन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड एट द ग्रूव एंड ऑफ एंडोस्पर्म। ये देखो जो एम्ब्रियो है ना इसका, जो उसका क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड एट द गुड। देखो डायग्राम से समझो भाई, ये एंडोस्पर्म आ गया इसका, ये वाला छोटा सा यहाँ पे होगा। देखो स्कटलम आ गया, ये यहाँ पे इसका वो दिया होगा स्कटलम। स्कटलम मतलब इसका कॉटिलिडन की बात करा, ठीक है। अब देखो एक होता है प्लेम्यूल और एक होता है रेडिकल। मैंने बता दिया प्लेम्यूल से क्या निकलता है और रेडिकल से क्या निकलता है, ठीक है। अब ना इनके आगे जो एक होता है कोलियोराइजा, एक होता है कोलेप्टाइल, ठीक है। अब क्या क्या होता है, ये ना एक शीट के अंदर इनक्लोज होते हैं जिसको हम कोलियोराइजा भी बोलते हैं और कोलेप्टाइल भी बोलते हैं। ये बेसिकली पूछा जा सकता है कि मार्किंग में भी भाई बताओ कोलेप्टाइल क्या होता है और कोलियोराइजा क्या होता है। कोलियोराइजा जो है वो रेडिकल की शीट को बोलते हैं और प्लेम्यूल की शीट को हम कोलेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्लेम्यूल होगा उसकी शीट को हम बोलेंगे रेडिकल, सॉरी
इसको हम बोलेंगे कोलिप्टाइल। अब तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो कोलिप्टाइल और कोलियोराइजा में, तो इसको पता कैसे, देखो तुम ऐसे पहचान कर सकते हो कि ये रेडिकल है ना, ठीक है। अब रेडिकल शुरू हो रहा है आर से, तो कोलियोराइजा आर से ही शुरू हो रहा है, तो आर और आर इट्स ए मैच, ठीक है सर, समझ गए ना। और इसमें तो कोलिप्टाइल है, तो ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा फ्रूट, और अब हम आते हैं फैमिलीज में, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये जो इतना ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ तुम लोगों को, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन जो है ना तुमको इधर देते हैं। भाई हमारी राइटिंग पे मत जाना, बहुत ही भद्दी है, पर हम कोशिश करते हैं साफ लिखने की, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम कैलेक्स को कैसे डिनोट करते हैं, कि ये जो होता है ना उसको हम डिनोट करते हैं कैलेक्स से, ठीक है सर। और सी जो है बस थोड़ा सा अगर टाइम रह गया, अब करोला एंड्रोशियम कैल्शियम को बता दिया, ठीक है। अब तुम थोड़े से बेसिक देख लो, ये जो प्लस है ना उस पर गोला, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है ना इसको हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। ये जो परसेंटेज है कि इसको ऐसे कर दो, इसको ये तो उल्टा बन गया, एक मिनट, परसेंटेज है ना इसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो हमारी हमने पढ़ा था कि पेरियांथ कंडीशन होती है एक, ठीक है, वो भी देखते हैं आगे। ओके सर, चलें करें शुरू। ये बस इसमें यही लिखा है। और अगर सुपीरियर होगा तो उसके नीचे लाइन आएगी, इन्फीरियर होगा तो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। जैसे गाइनोशियम जो है, ओवरी जो है वो सुपीरियर है तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी, और अगर ओवरी जो है वो इन्फीरियर है तो उसके ऊपर लाइन आएगी, ठीक है। बेसिकली यही दे रखा है बेसिकली यहाँ पे, तो तुम ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं फेबेसी की। तो इसमें जो तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बेसिकली क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं। मैं तुमको सिर्फ फैमिली से ही फ्लोरल कैरेक्टर याद करने सिखाता हूँ। देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। देखिए सर, सबसे पहले जब हम बात करते हैं, ये जो हमारी फैमिली है ये फेबेसी है, ठीक है। फेबेसी जो होती है ना वो होती है दालों की फैमिली। पहली बात, दालों की हिंदी तो हमको ऐसे ही नहीं आती थी, ठीक है। ये बेसिकली दालों की फैमिली, जो हमारे जो ग्राम्स वगैरह होती है ना उसकी फैमिली आती है। अब हम देखते हैं इसमें इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले तुम ना जब भी इसको तैयार करोगे ना तो ऐसे करना है कि इसी से याद रखना सब कुछ जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना, दिमाग में सोचना, सबसे पहले इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है, ये वाला बता चुका हूँ। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है ना वो सब में बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हमने अभी तक जितने भी यहाँ पे देखेंगे ना, जितनी भी फैमिलीज, उन सब के फ्लावर्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। तो अब देखो बाइसेक्सुअल का सिंबल तो सबको पता, ये बाइसेक्सुअल सिंबल हो गया, ठीक है सर। फिर मैंने तुमको बताया था कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है कैलिक्स, ठीक है। अब कैलिक्स जो है ना इसमें 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं और ये फ्यूज्ड होते हैं। अब देखो फ्यूज्ड होने का मतलब होता है कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ठीक है। फिर कैलिक्स के बाद पार्ट बताया था तुमको करोला। जो करोला होता है ना, मैंने तुमको बोला था कि एक वैक्सिलरी हमारी एस्टिवेशन होती है जिसमें स्टैंडर्ड विंग्स और कील्स होते हैं। ये वही है, उसका फॉर्मूला मैंने तुमको लिखना सिखाया था 1 + 2 + 2 डैश, ठीक है सर। फिर आता है एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम जो है वो 9 जो है वो फ्यूज्ड होते हैं और 9 + 1, ठीक है। यही थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बाकी तो अगला सिंपल ही है। एक 5 वाला एक 3 वाला वो इजी है। देखो सबसे पहले यहां से देखो, ये है जाइगोमॉर्फिक, राइटिंग तो हमारी माशाल्लाह, ध्यान रखना थोड़ा सा यार, डर वर ना जाना, ठीक है। बाइसेक्सुअल, दिस वन इज कैलिक्स, ठीक है। अब ये फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड का मैं तुमको बताया था कि ये क्या है, गैमोसेप्लस है, गैमोसेप्लस, ठीक है। और अगर फ्री होंगे तो ये पॉलीसेप्लस होंगे। है कितने हैं, 5 ही है ना, 5। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा क्या है, कैलिक्स, करोला आ गया ना। करोला में बेसिकली मैंने तुमको बताया था कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन बस इसी में है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, आगे कहीं पे तुमको वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिखेगी नहीं। तुमको यूजुअली जो एस्टिवेशन देखने को मिलेगी ना वो वेलवेट,
या इम्ब्रिकेट। ये बहुत कॉमन एस्टिवेशन है, आगे तुम फैमिलीज पढ़ोगे ना तो उसमें भी ये बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी आगे। आगे हमने क्या बोला तुमको कि ये वेलवेट हो गया ना। अब ये जो है ना ये फ्यूज नहीं है, ओवरऑल फ्यूज नहीं होते, बस इसके जो कील्स हैं वही फ्यूज्ड होते हैं ना, तो इसको हम कंपैरेटिवली ओपन ही लेके चलते हैं, तो इसको हम पॉलीपेटलस बोलते हैं। ठीक है सर। एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम में एंथर होता है इसका 10 है ना, 9 + 1 10 10 डाइडेल्फस, और इसका एंथर जो है वो डाइथिकस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो गाइनोशियम है ये 1 है ना, इसकी पहचान पता कैसे करनी है तुमको। देखो एक तो सबसे पहले तुमको ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फैमिली है, तो सबसे पहले हमारी किताब में ये पहले दे रखी है, तो फर्स्ट का मतलब होता है फैबेसी। ठीक है, उसके बाद लास्ट का मतलब होता है लिलियेसी। ठीक है, तो बीच में जो आई वो सोलिनेसी होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये मोनो है ना, मोनो है, और मोनो की बात करते हैं तो मोनो यू सिंगल भी है, यूनिलॉकुलर है। बेसिकली जितने भी सिंगल टर्म से रिलेटेड है ना वो इसमें सारे आ जाएंगे, पर लेकिन इसमें जो है ओव्यूल्स मैनी होंगे, मैनी ओव्यूल्स। देखो अब मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे तुमको पता चलेगा कि इसमें मोनो है। देखो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, तो ये देखो इसमें 1 है, तभी ये मोनोलॉकुलर है। मतलब ये मोनो से बात करें या यूनी की बात करते हैं तो वो इस रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, याद रखना फैबेसी है ना, ऐसे भी याद रखते होगी फैबेसी फर्स्ट मतलब 1। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम और दे रखी होगी, ये देखो इसमें 2 हैं, तो ये देखना बाइलॉकुलर होगी, यहाँ दिया भी होगा बाई कैपलरी। बाई मतलब ये जो 2 से रिलेटेड टर्म है ना, ये देखो बाइलॉकुलर, ये सब इसमें आ जाएंगी क्योंकि इसमें 2 हैं। ये देखो जो इसको डिवाइड किया गया है सेप्टम ने, ये 2 तरीके से सेप्टम डिवाइड किया, एक ही कलर रेड तुमको दिखेगा नहीं, एक मिनट, ये देखो सर। ठीक है, समझ गए ना। और जो लिलियेसी होगा ना उसमें 3 होंगे, ये देखो 1 2 एंड 3, तो ये जो है ना ये ट्राइलॉकुलर होती है। ये देखो ट्राई कैपलरी मतलब ट्राइलॉकुलर, इस तरह से ये चलता है सिस्टम। ठीक है सर, समझ गए ना। तो ये इसके मेजर जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं। ठीक है, अब मैं तुमको एक बात और बताता हूँ, यूनिलॉकुलर मोनोकॉपुलर ओप्लिसोफिकर, ऐसे ही इसको याद करना। ठीक है, ऐसे ही इसको अब भी याद करोगे तो इसको ऐसे ही याद करना। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स याद करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देखो, ये रही। सबसे पहले इसमें बेसिकली मैंने तुमको बताया कि जितनी भी दाल्स हैं वो सारी आ जाती हैं। दाल, ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन और एडिबल ऑयल। देखो अब ये दाल है ना, जितनी भी दालें हैं, दालें तो तुमको पता ही है कौन कौन सी होती है, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो याद। फिर दाल को जो है वो तड़का लगाएंगे तेल में, तो इसका होगा सोयाबीन। ऑयल जो चाहिए होगा वो सोयाबीन ऑयल होगा या फिर ग्राउंड नट का ऑयल होगा। ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि इसमें इसको इस जो दाल को डाई तो करेंगे नहीं, तो इसको तो फिलहाल बनेगा नहीं, कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, तुम इजी है वैसे इसको एग्जांपल याद की जाए तो इसकी एडिबल ऑयल तक हो गया ना। अब डाई जो है ना इसमें इंडिगो फ्लोरा होता है, और इसमें मेडिसिन जो है वो मुलट्ठी आती है। ठीक है, इसमें ऑर्नामेंटल्स भी होते हैं, लुपिन, स्वीट पी। इसको तुम एक बार दीवार पे अपने मतलब किसी एक पेज पे लिख के याद करोगे, ईजी है, बहुत ईजी है, इतना कोई साइंटिफिक नेम है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आराम से याद होती हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी। सोलिनेसी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें पोटैटो की फैमिली आती है। ठीक है, पोटैटो की फैमिली की बात करते हैं तो इसमें जो होता है सिस्टम, मैं तुमको यहीं से क्लियर कर देता हूँ। ये आता है, देखो इसमें क्या होता है, ये इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब याद रखना इसमें जितने भी टर्म्स होगी ना यूजुअली 5-5 वाली होगी, और जिसमें अगले वाले में होंगी वो 3-3 वाली होंगी। ये देखो 3-3-3, ठीक है, 5 और 3, तो 5 वाली जो होगी वो हमारी सोलिनेसी होगी, और जो 3 वाली होगी वो हमारी लिलियेसी होगी, और जो जिसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे सिस्टम होगा ना वो हमारी होगी फर्स्ट वाली जो हमने फैबेसी की बात की थी। ठीक है, देखो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स। देखो मैंने बताया ना वेलवेट जो है वो सबसे कॉमन है, तो आ रही है ना वेलवेट, यूजुअली वेलवेट ही होती है। ठीक है, कैलेक्स और कोरोला। अब ये देखो इसका क्या मतलब हुआ सर, आप बताओ जरा। एंड्रोशियम और गाइनोशियम 5,
और 5। ये क्या मतलब हुआ सर? मैंने तुमको बताया था कि अगर हमारा जो पेटल्स हैं वो कई बार एंथर से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन होती है। तो ये जो इनको मार किया ना, मतलब ये जुड़े हुए हैं, तो इसको हम एपीपेटलस बोलते हैं, ठीक है। गायनोशियम फिर 2 बता दिया मैंने, बाइकैपिलरी, ऑब्लिकेट, सिनकार्पस ओवरी, ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलॉकुलर होती है, ये मैंने बताया। इसमें एक्साइल प्लेसेंटा होता है, ये तुम ध्यान रखना, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो यूजुअली होती है टमाटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, ठीक है, इस तरह की होती है। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा बहुत कि टमाटो ब्रिंजल है, उसने हमें तड़का लगाया चिल्ली में, तो हाँ अगर हमें फिर खांसी हो गई, खांसी के लिए तुम बेलंडा और अश्वगंधा ले सकते हो। लेते तो नहीं है ऐसे खांसी में पर, लेकिन ठीक है, याद करने का तरीका है, तुम ऐसे याद कर सकते हो, इजी है ये, छोटी छोटी एग्जांपल्स है। इनकी निमोनिक्स भी अगर तुमको चाहिए तो फिर कुछ तो गलत है भाई, ठीक है ना, क्योंकि इनकी एग्जांपल्स की अगर निमोनिक्स बनाओगे ना, क्योंकि पीछे मैंने ऑलरेडी इतनी निमोनिक्स बता दी है, तो इनकी निमोनिक्स बताओगे तो पेपर में मिक्स हो जाएगा सब कुछ, तो मैं वो नहीं चाहता कि तुम्हारे पेपर में कुछ मिक्स हो, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, अब भाई ये बी आर क्या मतलब हुआ, ये क्या नई बला आ गई है? देखो बी आर का क्या मतलब होता है कि जो हमारा ब्रैकिएट होता है ना, ठीक है, बी आर का मतलब पता क्या होता है? बी आर होता है ब्रैकिएट, यहाँ लिखा हुआ पीछे ब्रैकिएट क्या होता है, तुम एनसीईआरटी में ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है, एक मिनट सर, बी आर कहाँ गया, एक मिनट। तो बेसिकली मैंने तुमको ब्रैकिएट का मतलब बताया था कि ब्रैकिएट जो है ना वो बेसिकली पता क्या होते हैं? ब्रैक्ट रेड्यूस लीफ बताए थे ना मैंने तुमको, तो वो ब्रैकिएट होते हैं ये। पर लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक मिनट तुमको पीछे लेके जाना पड़ेगा इसके लिए, 2 मिनट सर होल्ड करो, तुमको ब्रैकिएट दिखाता हूँ, मैंने तुमको बताया भी था, ये रहा, ये देखो सर, ये ब्रैसिएट बताया था ना मैंने, यही पूछा हुआ था। देखो ब्रैसिएट का मैंने बताया था कि छोटे छोटे लीव्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रैसिएट का मैंने बताया था मतलब कि ये छोटे छोटे लीव्स होते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं नीचे, ये सब तो समाप्त कर दिए हम, अब आते हैं हम लास्ट वाली पे थे ना, तो ये देखो ब्रैसिएट का मैंने बता दिया था कि इसमें ब्रैसिएट लीव्स होते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा नहीं है ना एक्चुअली, वही तो दिक्कत कर रहा है, ठीक है, समझ गए ना तुम, ब्रैसिएट लीव्स मैंने तुमको पीछे बताया भी था। अच्छा, उसके बाद इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और जो हमारे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं फ्लावर्स, हमने इसी में पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक, और उसके पीछे वाली में भी एक्टिनोमॉर्फिक थे, और जो सबसे पहले वाली है उसमें जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। अब ये पी ए क्या है सर? ये क्या नहीं बला है, पीछे आपने एंड्रोशियम को किसी और के साथ मिला दिया था, ठीक है ना, कैलिक्स करोला, ठीक है ना, तो ये क्या बला है? पेरियांथ पता क्या होता है? लिली, ये लिलिएसी फैमिली है ना, तो लिलिएसी फैमिली की मैंने एक खास चीज़ बताई थी कि पेरियांथ कंडीशंस होती है इसमें। पेरियांथ कंडीशन में मतलब उसमें कैलिक्स और कोरोला जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं होते, मतलब उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसमें जो है ना हमारा एंथर या एंड्रोशियम कह सकते हो, वो पेरियांथ कंडीशन से फ्यूज होता है, उसको हम एपीफिलस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि एपीफिलस और एपीपेटलस क्या होता है। एपीफिलस जो है वो लिलिएसी में देखा जाता है, ठीक है, एपीफिलस जो है वो लिलिएसी में देखा जाता है, तो वो लिलिएसी की ये आता है, इसमें 3+3 होता है, ये देखो ब्रैकिएट पॉजिटिव, और इसमें बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है, पेरियांथ 3+3, और एंड्रोशियम 3+3, और गाइनोशियम 3, इसमें बेसिकली 3 ही चलते हैं, ठीक है, और पीछे वाली में 5 चलते हैं, ठीक है, इसमें 5 वाले चलेंगे, और इसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है ये वाले, ठीक है। ये तुम 1-2 बार कॉपी पे प्रैक्टिस करना बनाने की, तुमसे डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। अगर तुमको समझ आई, अच्छा लगा, तो फिर उसके लिए हमारी तरफ से थैंक यू, ठीक है, चलिए, ओके बाय।